हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स की पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या हैं, कोएफिशिएंट क्या है, और ये बेसिक एक ग्राउंड सेट करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कि आप अलजेब्रा और पॉलिनोमियल्स में समझना चाहते हैं। ध्यान रखिए, ये एक फंडामेंटल चैप्टर है और आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे और मैथ्स कंटिन्यू करते हैं तो अलजेब्रा एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको बहुत 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 हेल्प करता है। तो पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा, अगेन बोथ ऑफ दीज वर्ड्स मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, लेकिन ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में मेन 3 चीजें पढ़ेंगे, जो है पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स के और ये फंडामेंटल आपको आने चाहिए, क्योंकि ये सेट करेंगे आपका बेस 10th क्लास के लिए। इससे पहले कि हम समझे पॉलिनोमियल्स क्या है, पहले समझते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा x, y, z, आपने 7th और 8th क्लास में ये देखे होंगे, और साथ में आपने देखे होंगे ऑब्वियसली 1, 2 एंड 3। अब इन दो में डिफरेंस क्या है? इन दो में डिफरेंस ये है कि x, y, z है वेरिएबल्स, और मैं अभी 1 मिनट बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और 1, 2, 3 है कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में डिफरेंस ये होता है कि वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, x 0, 1, 2, 1/2, -1, √2 कुछ भी हो सकता है, जबकि 1, चाहे आप इस प्लेनेट में, इस यूनिवर्स पे कहीं भी चले जाएं, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। 1 एप्पल, 1 पिलो, 1 मैन। सेम वे 2 और 3 की वैल्यू भी हमेशा इस प्लेनेट पर, किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी के अंदर 2 और 3 ही रहेंगी, जबकि x, y और z जो कि वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी। x की वैल्यू कभी कुछ होगी, y की वैल्यू कभी कुछ और होगी, और डिफरेंट सिनेरियोज में हम x की वैल्यू, y की वैल्यू आप ले सकते हैं। मैं इसको समझाता हूं आपको एक एग्जांपल से। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा जिसके अंदर आप एक स्क्वायर का जब एरिया निकालते हैं, जिसकी की साइड a है, तो उसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं a स्क्वायर। अब यहां पे हम a क्यों लिखते हैं? यहां पे हम a इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये a है वेरिएबल, और जब इस a की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा 4, a की वैल्यू 3 होगी तो ये हो जाएगा 9, a की वैल्यू 6 होगी तो ये हो जाएगा 36। तो इस तरह से a की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी कभी भी, a की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, और इसलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल, यानी कि वो चीज जो वेरी करे, जो चेंज हो। आप लीजिए स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल का एग्जांपल, जिसमें कि L और B, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। स्क्वायर के अंदर एक वेरिएबल था A, जबकि रेक्टेंगल के अंदर 2 वेरिएबल हैं L एंड B। इन दोनों की दोनों वैल्यू को आप ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिफरेंट रेक्टेंगल्स की लेंथ निकालने के लिए। तो इसलिए इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, जबकि 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स। तो होप आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और आपको आज के बाद कभी इस बात का डाउट नहीं होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, जो हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो जो भी नंबर इस तरह से लिखा जाए 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2, 2x प्लस 1, अंडर रूट 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल की एक ही पहचान होती है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल है, ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए इस बात को, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर, समझिए आप इस बात को। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। आपको मैं लास्ट चैप्टर में बताया था, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इंफिनिटी। यानी कि ये पावर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती,
ये पावर रैशनल नंबर नहीं हो सकती और ये पावर इर्रेशनल नंबर भी नहीं हो सकती। इनमें से अगर कोई भी पावर में है वेरिएबल की तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स 1/x क्यूब रूट ऑफ y प्लस y स्क्वायर। इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट एक्स को हम लिखेंगे x रेज़ पावर 1/2, 1/x को लिखेंगे x रेज़ पावर -1, जबकि इसको हम लिखेंगे y रेज़ टू पावर 1/3 प्लस y स्क्वायर। आप देख सकते हैं इन तीनों के अंदर या तो x यानी कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट रेशनल नंबर है या फिर एक नेगेटिव नंबर है और होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये तीनों के तीनों नंबर पॉलिनोमियल्स नहीं कहे जाएंगे। होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं और कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहते हैं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो होप आपको यह चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एक पॉलिनोमियल है, यह कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए क्या 2 एक पॉलिनोमियल है? अगर आपका आंसर है नहीं तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि 2 एक पॉलिनोमियल है क्योंकि 2 क्या मतलब है 2x इज पावर 0, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं x इज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसको हम 2 को इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। और क्योंकि यहां पे वेरिएबल की पावर 0 है जो कि एक होल नंबर है, इसलिए यह भी एक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो अगर मैं समराइज करूं तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है इंक्लूडिंग 0, तो वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे। जैसे कि 2, 2x, 3x स्क्वायर -3, 4x क्यूब प्लस 1, ये सब के सब पॉलिनोमियल्स हैं। आइए समझते हैं अब पॉलिनोमियल्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। इसके अंदर वेरिएबल्स है, x इसका वेरिएबल है, और इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होती है? x स्क्वायर, x और x इज पावर 0, ये सब की सब टर्म्स हैं। जबकि 1, 2 और 1 ये डिफरेंट टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टर्म्स क्या है। टर्म्स है सबके सब वेरिएबल्स, और कोएफिशिएंट्स है उन वेरिएबल्स के आगे लगे हुए कांस्टेंट्स। तो आपको टर्म्स और कोएफिशिएंट्स समझ में आने चाहिए। एक और बात ध्यान रखने की है कि मोस्ट कॉमन, अगेन कोई ये रूल नहीं है, पर मोस्ट कॉमन वेरिएबल्स को लिखा जाता है x, y और z की फॉर्म में, जबकि जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है a, b और c की फॉर्म में। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि मैथमेटिशियंस, रिसर्चर्स और स्कॉलर्स यूज करते हैं, और ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बन गई है। तो मेरा सजेशन भी आपको यही है कि कभी भी आप कोई अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल इक्वेशन में डील कर रहे हैं तो ये रूल फॉलो कीजिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूल है। वेरिएबल्स x, y, z एटसेट्रा लिखे जा सकते हैं और उनके कोएफिशिएंट्स a, b, c एटसेट्रा लिखे जा सकते हैं। अब किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं p ऑफ x या फिर q ऑफ x या फिर r ऑफ x। इसका मतलब है कि उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है x। अगर मैं इस r ऑफ x को लिखूं r ऑफ u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 3
एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका कि वेरिएबल है u, तो इसलिए इसको मैं r ऑफ u लिखता हूं। अगर मैं इसको लिखता हूं q ऑफ z, तो इसका मतलब उसका जो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो है z। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पोलिनोमियल को या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका या समराइज करने का तरीका इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट हम समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? अगर कोई भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है तो उसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर है वो है डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 2, इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 3, इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है n, और इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 0। नॉर्मली जो कांस्टेंट होता है उसकी हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिए ये एक एक्सेप्शनल चीज है, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 का क्या है, तो आप 0 ना लिख करके उसको लिखिए नॉट डिफाइंड। ये आपको एक याद रखने वाली बात है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रहना चाहिए कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड। अब क्योंकि हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 1, उसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन। और एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 2, उसको हम कहते हैं या तो बाइनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन पोलिनोमियल की फॉर्म में इसको हम कह सकते हैं बाइनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 3, तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल, या फिर उस इक्वेशन को हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ध्यान रखिए कि लीनियर इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन ही कहेंगे, वह इक्वेशन को EQN लिख रहा हूं शॉर्ट में, लेकिन इसका मतलब है इक्वेशन। तो यानी कि पोलिनोमियल्स जो है उनको हम इन 3 मेजर थिंग में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिए इसके बाद भी पोलिनोमियल हो सकते हैं जिनकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x is power 4 या उससे ज्यादा हो, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपने कोर्स करिकुलम में आप मेजरली लीनियर, बाइनोमियल या फिर क्यूबिक या ट्राइनोमियल इक्वेशंस ही देखेंगे। बाकी रेस्ट पावर 4 के बाद जो इक्वेशंस होती हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल्स होती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसे पोलिनोमियल स्टडी करने हैं जिनकी की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कि 1 मींस लीनियर इक्वेशन, 2 मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 3 मींस क्यूबिक इक्वेशन। इसके बाद जितने भी पोलिनोमियल्स आएंगे वो सब के सब पोलिनोमियल्स कहे जाएंगे, उनके कोई स्टैंडर्डाइज्ड या फिर स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो होप आपको पोलिनोमियल्स के बेसिक समझ में आ गए होंगे। आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक सॉल्व क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक है। उसके अंदर उसने ये कुछ आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, कुछ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर पोलिनोमियल्स टाइप इक्वेशंस हैं, और वो पूछ रहा है उनका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो मैं देखता हूं वो इक्वेशंस क्या है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, x is power 5 minus x power 4 plus 3 और ये। इसके अंदर आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकालना है। तो पहले वाले में क्योंकि 5 सबसे बड़ी पावर है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 5 इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसने पूरे के पूरे पोलिनोमियल्स को ट्विस्ट करके दे दिया है, यानी कि अरेंजमेंट उसका गड़बड़ा दिया है। आप यहां पे देखेंगे कि 2 - 2y - 5 - y³ + 2y⁻8। नॉर्मली जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम पहले लिखते हैं, इसने उसको अरेंज करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो हमेशा हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल रहेगा, यानी कि y⁻8, तो इसका आंसर होगा 8। और नेक्स्ट है 2, क्योंकि इसके अंदर ये है x⁻0, और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था,
और हम यहां पे लेते हैं आज एक पॉज। आज हमने समझा बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और आई एम श्योर कि आपको ये बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसके अलावा आपके लिए होमवर्क है जिसमें कि आपको एक एक्सरसाइज करनी है और ये एक्सरसाइज है 3 फॉर्मूला जो कि आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर आपको ये अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों के दोनों बहुत ही सिमिलर से फॉर्मूला है। इसमें आपको पहले a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, फिर 2 को a और b से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलर वे में इसको आपको a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, फिर इस 2 को a और b से मल्टीप्लाई कर देना है और बीच में माइनस साइन लगा देना है। ये याद करने का तरीका है। और तीसरा फॉर्मूला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल माना जाता है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिर्फ अलजेब्रा में ही काम नहीं आता, ये आपके कई जगह मैथमेटिक्स या फिर आपके अरिथमेटिक में भी काम आता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको हर हाल में पता होना चाहिए। इनफैक्ट सारे के सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको इस साइड से इस साइड भी पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज व्हाट, आपको इमीडिएटली बोलना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर मैं उसका उल्टा पूछूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, आपको इमीडिएटली बोलना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये फॉर्मूले आपको विजुअलाइज होने चाहिए, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। तो इन फॉर्मूलों को याद करने का मतलब है सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला आपको इम्बाइब करने हैं, विजुअलाइज करने हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये 3 फॉर्मूला आपको याद करने हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि हम करेंगे वेडनेसडे को। तब तक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। और सिर्फ यही तो 3 फॉर्मूला नहीं है, इसके बाद आपको क्यूबिक के फॉर्मूला भी हैं, 3 वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्मूला भी हैं और कुछ और फॉर्मूलाज भी हम करेंगे। लेकिन पहले आज के दिन एक्सरसाइज में आपको ये 3 फॉर्मूला याद करने हैं अगर आप पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रा को मास्टर करना चाहते हैं। जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो है बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम ये समझ चुके हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती हैं। साथ में साथ हम ये भी समझ चुके हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। एक कॉन्सेप्ट है जो कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, लेकिन शायद मैं आपको कुछ ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं उसको एक टॉपिक को फिर से आज लूंगा। और वो बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक है, उसमें कोई ऐसी वरी की बात नहीं है, लेकिन वो मैं दोबारा पिक करूंगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे आज के पर्टिकुलर टॉपिक्स क्या हैं। तो हम देखते हैं कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या हैं। जैसे कि आप देखते हैं 2x, 2 माइनस 3x स्क्वायर एटसेट्रा, या फिर आप देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x, 2x प्लस 3x क्यूब माइनस 3, इस तरह से, और 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या फिर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अगर आप पहले वाले एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर हर एक पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है। तो जिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल्स। लेकिन जिन पॉलिनोमियल्स के अंदर 2 टर्म होती हैं उनको हम कहते हैं बाइनोमियल्स। और जिन पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स के अंदर 3 टर्म्स होती हैं उनको हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। यानी कि आप देख सकते हैं मोनो मींस 1, बाय मींस 2 और ट्राई मींस 3। क्योंकि नॉर्मली आपके पास इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर 1 टर्म होगी, 2 टर्म होंगी, 3 टर्म होंगी, हो सकता है ज्यादा टर्म भी हो, लेकिन उनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन मेजरली आपको क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी, इसलिए आप मैक्सिमम टाइम डील करेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स से। तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे लगा कि मैं शायद ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया लास्ट सेशन में, तो मैंने सोचा कि इसको मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पर मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं अब तक वो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अब हम करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज अनसॉल्व, जो कि है एक्सरसाइज 2.1। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। हम इसको यहीं पे सॉल्व करते जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से इजीली एग्जीक्यूट करना है। तो पहला क्वेश्चन है जिसके कि 5 सब पार्ट्स हैं।
Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reasons for your answer. तो मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो, यानी कि या तो x हो या y हो या t हो या u हो। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पोलिनोमियल के अंदर x y दोनों हो या फिर t u दोनों हो या फिर y z दोनों हो तो ये कहलाते हैं टू वेरिएबल्स। और अगर इससे ज्यादा वेरिएबल्स हो जाए तो वो कहलाएंगे थ्री वेरिएबल्स, फोर वेरिएबल्स और सो ऑन। तो बेसिकली हमको इसके अंदर ये देखना है कि कौन सी पर्टिकुलर इक्वेशन या पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। तो अगर आप देखेंगे पहला वाला एग्जांपल तो यह 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है यस, तो आप इसको लिखेंगे यस। सेकेंड है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, इसके अंदर भी आप देखेंगे कि एक ही वेरिएबल है तो इसलिए इसको भी लिख देंगे आप यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, यहां पे है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। क्योंकि यहां पे अंडर रूट टी है और हम बात कर चुके हैं कि कोई भी वेरिएबल अगर हो उसकी पावर सिर्फ होल नंबर ही हो सकती है। क्योंकि अंडर रूट 2 होल नंबर नहीं है, एक रैशनल नंबर है, उसको हम लिखेंगे 3 इंटू टी रेस पावर 1/2, इसलिए ये पोलिनोमियल ही नहीं है। मैं लिखूंगा नॉट पोलिनोमियल। विद वन वेरिएबल टू वेरिएबल की बात तो बहुत दूर की है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। सिमिलर वे में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे y प्लस 2 बाय y, यहां पे भी y की जो एक्सपोनेंट है वो है रेस पावर -1 जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी नॉट पोलिनोमियल है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो x रेस पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t रेस पावर 50, आप देखेंगे इसमें 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है x y और t का मतलब ये एक पोलिनोमियल है विद मल्टीपल वेरिएबल्स, तो इसको लिख दूंगा मैं मल्टीपल। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा, समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक वेरिएबल है पर ये पोलिनोमियल नहीं है। सेम वे इसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा एक ही वेरिएबल है पर ये पोलिनोमियल नहीं है, तो आपको वो चीजें ठीक से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था टर्म्स और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो इसमें आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो पहले वाले में देखेंगे x स्क्वायर ये है इसका कोएफिशिएंट है 1, यहां पे x स्क्वायर ये है इसका कोएफिशिएंट है -1, यहां पे x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट है π/2। नेक्स्ट देखते हैं अंडर रूट 2x - 1। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि ये एक पोलिनोमियल है या नहीं, तो आपको ध्यान देना होगा कि यहां पे अंडर रूट जो है वो सिर्फ 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं, तो ये एक पोलिनोमियल तो है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में उसने पूछा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे तो x स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए यहां पे उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। तो यहां पे x स्क्वायर नहीं है इसलिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर है 0। तो ये भी सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि बायनोमियल वो होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स हो और मोनोमियल वो होगा जिसके अंदर एक टर्म हो। तो क्योंकि आपको निकालना है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो इसको हम लिखेंगे सिंपली x इज पावर 35 पहले, ये एक टर्म हो गई जिसकी की डिग्री 35 है। लेकिन क्योंकि हमको बायनोमियल लिखना है, बायनोमियल यानी कि 2 टर्म्स, तो इसके अंदर कुछ भी एक और टर्म ऐड कर दीजिए। अब ये टर्म वेरिएबल हो सकती है, ये टर्म कांस्टेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर टर्म का एक्सपोनेंट 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक्सपोनेंट इस पर्टिकुलर टर्म का 35 से ज्यादा हो गया तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो 35 से चेंज होकर के हायर डिग्री वाली हो जाएगी। इसलिए आपको इसको जो भी आप टर्म लिखेंगे उसका एक्सपोनेंट 35 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 यानी कि आपको लिखना होगा x इज पावर 100। बाय द वे मैं इसको x y z कुछ भी लिख सकता हूं, मैं लिखा x इज पावर 100, पर क्योंकि अब ये मोनोमियल है तो इसमें मुझे और कोई टर्म ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा मोनोमियल विद x इज विद डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ 100, और ये मेरा हो गया बायनोमियल विद डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ 35। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो बहुत सिंपल है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल वो होता है जो कि उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर हो किसी भी पर्टिकुलर टर्म में। इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो है 5x क्यूब की, यानी कि ये हो गया 3 डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसके अंदर है y स्क्वायर की, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गई 2। इसके अंदर देखिए अंडर रूट 7 है, t अंडर रूट में नहीं है, सिर्फ अंडर रूट 7 है। यहां पे है 5t हाईएस्ट टर्म, यानी कि इसमें हो गई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1।
और यहां पे है 3 रेस्ट पावर 3, सिर्फ ओनली कांस्टेंट 3। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स रेस्ट पावर 0, तो यानी कि इसकी जो पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गई वो हो गई 0, जिसको कि आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर अगर आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है तो वो है लीनियर, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है तो वो है क्वाड्रेटिक, और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है तो वो है क्यूबिक। पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर है तो ये है क्वाड्रेटिक। यहां पे हम देखते हैं कि जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो है 3, तो ये है क्यूबिक। यहां पे देखिए आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 2, तो ये है क्वाड्रेटिक। यहां पे आप देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 1, तो ये है लीनियर। यहां पे है 3t, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 1 यानी कि है लीनियर। और यहां पे r स्क्वायर है यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से मैंने बहुत ही इजीली और आसानी से ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ भी गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, कैसे लिखते हैं, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आइए देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और फंक्शंस क्या है। तो आपको ये बता चुका हूं कि अगर आपको कोई भी फंक्शन लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको आप लिख सकते हैं p ऑफ x। इसका मतलब ये है फंक्शन ऑफ x, जहां पे कि x वेरिएबल है वो ये है। अब मगर मैं x की जगह 1 लिखता हूं तो इसको मैं करूंगा p1, दैट इसका मतलब यह है x वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो कि हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। सिमिलर वे में अगर मैं लिखता हूं p रेस्ट पावर -1, तो यह हो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। और अगर मैं लिखता हूं p0, तो इसका मतलब हो जाता है 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। यानी कि ये एक है फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखने पर क्या उस फंक्शन की आउटपुट आता है, ये आपको फंक्शन से डिफाइन होता है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ लीड करता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ध्यान से सुनिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की वो वैल्यू है जहां पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब एक्स की वो वैल्यू जो हम उस पॉलिनोमियल के अंदर रखें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे कि अगर आप देखें p-1, यानी कि जब मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है 0। तो इसका मतलब जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -1। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि टेल मी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है x की वो वैल्यू जहां पे कि वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए जब आप वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल के अंदर रखें। आपके सामने एग्जांपल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से आप x की वैल्यू निकालते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं x प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जब मैं कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इनडायरेक्टली मैं आपसे यही कह रहा हूं कि टेल मी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि इसको मैं रखूंगा 0 और मैं लिखूंगा x, 2 इधर आ जाएगा -2। इसका मतलब अगर ये फंक्शन है p ऑफ x, तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है -2, क्योंकि आप दोबारा इसको वैल्यू रख के देखिए, p ऑफ -2 इज इक्वल टू x की जगह -2 रखा, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम चीज आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मान लीजिए ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नाम देता हूं उसको मैं p ऑफ x, और मैं देख सकता हूं कि ये फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर का, जो कि है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू
एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया एग्जैक्टली यही, ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, 2ab इज 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो मैं इसको लिखूंगा x हो गया, ए हो गया यहां पर x और b हो गया यहां पे 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो वो हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मींस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के फैक्टर्स या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल है x इक्वल टू -1 -1। मैंने -1 क्यों लिखा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पे स्क्वायर होने की वजह से इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, -1 -1। तो ये है इसके जीरो ऑफ पोलिनोमियल और ये कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कॉन्सेप्चुअली कोई भी डाउट है तो प्लीज 5 मिनट वीडियो रिवाइंड कीजिए और आपको समझ में आ जाएंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जीरो ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड। बहुत ही इजी टॉपिक है पर एग्जाम में आता है और अगर आप इसको अच्छे से मास्टरी कर लेंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, आप इजीली उसको कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें कोई भी क्रिटिकलिटी डिफिकल्टी नहीं है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से समझिए, जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है और इसको हम कैसे निकालते हैं। तो अब हम करते हैं एनसीईआरटी के सॉल्व्ड क्वेश्चंस, जो कि है कुछ 4 क्वेश्चन और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी कि ये आपका वेरिएबल है और यहां पे हमको x इज इक्वल टू 1 रख के देखना है कि x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू, मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और हमको यहां पे देखना है p ऑफ 1 की वैल्यू, यानी कि p ऑफ 1 मतलब x की जगह हमको रखना है 1। तो 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 जो कि आ जाएगा 9। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन इजीली सिंपल हो गया और इस तरह से हम बाकी क्वेश्चन भी क्विकली आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास q ऑफ y इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। ध्यान रखिएगा दोबारा से, यहां पे अंडर रूट जो है वो एक कांस्टेंट के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं, इसलिए ये एक पोलिनोमियल है। तो हम यहां पे q y की जगह 2 कह रहा है वो, तो q ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 11। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 16 प्लस अंडर रूट ऑफ, सॉरी ये 11 है, अंडर रूट ऑफ 11। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन इजीली। और हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है p ऑफ t इज इक्वल टू 4t रेस्ट पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6, जहां पे t इज इक्वल टू a। तो यानी कि हमको t की जगह a रखना है, तो ये हो जाएगा 4a रेस्ट पावर 4 प्लस 5a रेस्ट पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। घबराना नहीं है अगर कोई वैल्यू की जगह a आ जाए, b आ जाए, कुछ आ जाए, सिंपली आपको बस जो बेसिक प्रोसेस है, फंडामेंटल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो फॉलो करने हैं और आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने दोनों एक ही स्लाइड पे, एक ही शीट पे लिख दिए हैं। लेकिन देखते हैं, चेक वेदर -2 एंड +2 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल x प्लस 2। यानी कि हम पोलिनोमियल लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 और हम इसमें देखते हैं -2 और 2 क्या ये जीरोस हैं, तो हम लिखेंगे p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 0। यस, -2 इज अ जीरो पोलिनोमियल। और p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो हम देखते हैं कि -2 तो इसका एक 0 है पर 2 इसका 0 नहीं है, तो यानी कि ये 0 नहीं है, ये इसका एक 0 है। तो ये क्वेश्चन भी हमने इजीली और क्विकली सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि p अगर ये है वेरिएबल है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो आपको लिखना होगा
P of x is equal to 0, that means 2x plus 1 is equal to 0, और इसका मतलब x है -1/2। तो यानी कि -1/2 is the zero of this particular polynomial। नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है कि कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। तो देखते हैं f of x, यहां लिखते हैं p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, और p of 2 इज इक्वल टू हो जाता है 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 जो कि है 0, करेक्ट, यानी कि 2 जो है इसका 0 है, और p of 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 और 0 दोनों के दोनों इसके जीरोस हैं। तो इस तरह से हमने आपकी एक्सरसाइज क्विकली सॉल्व कर ली है। अब हम बढ़ते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखते हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस क्या है आपकी बुक में। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है हमने जो एग्जांपल्स देखे थे उससे। अगर आपने एग्जांपल्स कर लिए हैं, ठीक से समझ में आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। यानी कि हमारे पास जो p ऑफ x है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और हमको डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो पहला है x इज इक्वल टू 0, जगह 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, तो इसका आंसर आ जाता है 3। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -1, तो लिखते हैं p इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, जो कि हो जाएगा -2 एंड -4 इज -6। और करते हैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व जो कि x इज इक्वल टू 2। तो लिख देते हैं p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 16 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -3। तो अब देखिए कि आपके पास 3 आंसर आ गए हैं, 3, 6 एंड -3, जो कि है वैल्यूज जब आप x0, -1 और 2 रखते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड p of 0, p of 1 एंड p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन टैक्टिक्स आपको फिर भी वही फॉलो करनी है जो हमने अभी फॉलो की है। तो हम देखते हैं पहला इक्वेशन है हमारे पास p of y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो यानी कि p of 0 होगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। p of 1 होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, एंड p of 2 होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो आंसर होगा इसका 1, 1, 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 2, 3, 2, 5, 4। और p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू कैंसिल 4 आता है 2, 4, 4। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और अगर आप देखेंगे तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये है फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स है एक्स और वाई है 1, तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो P ऑफ x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपने क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसलिए आपके लिए सॉल्व करना भी काफी आसान हो जाएगा। अब आप देखते हैं P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो आंसर आपका आता है -1, 0 एंड 3। आप अगर ये करते हैं तो इससे आपका इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ये देखता है कि आपको फॉर्मूला और अलजेब्रा की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और इसलिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन भूल गया इस बीच में, लेकिन थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सिंपल है, P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब 0, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब दैट इज 1, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। तो सिंपल 0, 1 एंड 8 आर द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैं मिस कर गया था। तो इस तरह से हमने चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आ भी गए होंगे। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। तो थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट। और यहां पे कुछ 8 क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है? बेसिकली वो इंडिकेट ये करता है कि आपको बुक ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराना चाह रही है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की, और आपको अगर किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की ज्यादा कोशिश कराई जा रही है प्रैक्टिस करने की, तो इसका मतलब क्या है कि उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यानी कि इन द पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हैं कि वो आपको एक दो और मल्टीपल जीरोस दे सकता है, और वो कहेगा कि आप बताइए कि ये पर्टिकुलर जीरोस इस पॉलिनोमियल के हैं या नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आइए सॉल्व करते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है P ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और ये कह रहा है x इज इक्वल टू -1/3। तो मैं लिखता हूं P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 0। दैट मीन्स यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P ऑफ x P ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और जहां पे वो कह रहा है x इज इक्वल टू 4/5, तो यानी कि मैं लिखता हूं P ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, पाई से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 4 माइनस पाई, यानी कि ये नहीं है इसका 0। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जो कि है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वो कह रहा है कि आप x ऑफ 1 भी निकालो और x इक्वल टू -1 भी निकालो। मैं देखता हूं P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0, और P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों के दोनों इसके जीरोस हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, और ये कह रहा है x इज इक्वल टू -1 पे निकालना है। तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 एंड -1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 इंटू -3, यानी कि 0। तो इसका मतलब -1 जो है इसका एक 0 है, और इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे कि x को हमको 0 मानना है, तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ।
P of x इज इक्वल टू LX प्लस M, और यहां पे हमको x देना है माइनस M बाय L, तो P ऑफ माइनस M बाय L इज इक्वल टू L इंटू माइनस M बाय L प्लस M, L से L कैंसिल, माइनस M प्लस M 0, तो यानी कि ये भी इसका एक 0 है, तो ये भी हो गया ट्रू। देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है P ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे हमको दो वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 और 2 बाय अंडर रूट 3। तो देखते हैं P ऑफ माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाय 3, ओके लिख देता हूं 3 इंटू 1 बाय 3 माइनस 1 हो गया 1 माइनस 1 0, यानी कि ये वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला ट्रू है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है P ऑफ 2 बाय अंडर रूट 3, इसको रखते हैं तो 2 बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4 बाय 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 3, तो यानी कि सेकंड वाला जो है वो नहीं है। तो फर्स्ट वाला माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 इसका एक 0 है, क्योंकि 2 बाय अंडर रूट 3 इसका एक 0 नहीं है। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि है एट्थ क्वेश्चन है P ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और x है 1 बाय 2, तो यहां पे P ऑफ 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, तो यानी कि ये भी इसका 0 नहीं है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे 8 के 8 क्वेश्चन कर लिए, पर जैसे कि मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको साथ में x की वैल्यू या फिर वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी, और वो आपसे कहेगा कि आप बताइए कि इसके जीरोस है या नहीं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ध्यान रखिए इसमें भी 8 क्वेश्चन है, यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन पे ध्यान से फोकस दीजिएगा। इनफैक्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से बन सकता है, तो इसलिए आप इंश्योर कीजिए कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अच्छे से करें और आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट है P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, तो आपको पता है कि अगर मुझे किसी का भी 0 निकालना है तो मैं उस पर्टिकुलर P ऑफ x को रख दूंगा 0, दैट मींस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 5, तो ये हो गया इसका P ऑफ, इसका हो गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, यानी कि x माइनस 5 को मैं रखूंगा फिर से 0, तो x आ जाएगा 5, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का 0 है, x इज इक्वल टू 5। थर्ड क्वेश्चन है P ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5, यानी कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 2, ये हो गया इसका पॉलिनोमियल का 0। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं इस तरीके से। आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो है Px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, Px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो यानी कि हम 3x माइनस 2 को लिख देंगे इक्वल टू 0, x हो जाएगा 2 बाय 3, यानी कि इसका आंसर हो गया, ये इसका 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का। फिफ्थ है P ऑफ x इज इक्वल टू 3x, अब सिंपली इसके अंदर 3x को हम 0 रखेंगे तो x हो जाएगा 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। लिखते हैं, देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है P ऑफ x इज इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सोचने वाली बात यह है कि a इज इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है, दिखाता हूं आपको a नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है। आपको अगर इसका 0 निकालना है तो आप करेंगे ax इज इक्वल टू 0। अब
a जो है वो जाएगा 0 के डिनोमिनेटर में, और अगर a इज इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 बाय 0, विच इज नॉट डिफाइंड. 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. इसीलिए उसने ये कह दिया कि आप अगर a को नीचे लेके जाते हैं तो वो 0 नहीं है, जिससे कि x की वैल्यू नॉट डिफाइंड तो कभी नहीं आएगी. तो इसलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है जब उसने लिख दिया a इज नॉट इक्वल टू 0. तो यानी कि ये है x इज इक्वल टू 0 और ये इसका 0 है. ये ध्यान रखने वाली बात है, समझ में आना चाहिए कि इसने a नॉट इक्वल टू 0 क्यों स्पेसिफिकली लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर. अब बचे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो कि है 7th क्वेश्चन, और वो है p ऑफ x इक्वल टू सी एक्स प्लस सी डी प्लस डी, जहां पे c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स तो समझ में आता है, पर c इज नॉट इक्वल टू 0 जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में समझा था एग्जैक्टली वही मतलब है. तो यानी कि हम इसको लिख देंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 और x हो जाएगा माइनस डी बाई सी. अब आप देखिए दोबारा से, अगर यहां पर c 0 है तो माइनस डी बाई सी इज नॉट डिफाइंड, इसलिए उसने आपको दे दिया है c इज नॉट इक्वल टू 0. तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडेंट है. होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. प्लीज दोबारा से देखिए वीडियो, अगर नहीं समझ में आया है तो, लेकिन आपको यह इंश्योर करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट है तो आप वीडियो देख करके उनको रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो रेडी हैं आप? आइए स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले, फैक्टराइजेशन का मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए वो फंक्शन है आपके पास p ऑफ x 2x प्लस 1, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो फैक्टर होगा, अगर आपको उसको फैक्टराइज करना है तो उसके लिए आपको p ऑफ x को रखना होगा इक्वल टू 0, जिससे कि हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2. तो यानी कि ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये चीज हमने पढ़ी थी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और मैंने वहां पे भी कहा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के वो फंक्शन जो है जीरो हो जाता है, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझने की है कि जो नंबर आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वही चीज आपके उस फंक्शन की फैक्टर है. ये आपको ध्यान रखना है. आप जैसे एडवांस करेंगे, आगे जाएंगे, आप देखेंगे लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वर्ड को इतना यूज नहीं करते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन आगे जाकर के आप देखेंगे कि नॉर्मली जो वर्ड यूज होता है इसके लिए वो होता है फैक्टर. आगे हम समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम बेसिकली रिलेटेड है, जो अभी हमने समझा उसी से रिलेटेड है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही था, लेकिन बेसिकली फैक्टर थ्योरम कहती क्या है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है p ऑफ x ऑफ एनी डिग्री n, जहां पे कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि ये लीनियर फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर हायर डिग्री का भी हो सकता है, और a इज अ रियल नंबर. अब ये a क्या है अभी बताता हूं. तो इस केस में x माइनस a इसका एक फैक्टर हो सकता है अगर फर्स्ट p ऑफ a इज इक्वल टू 0, और यही चीज हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ी थी. इसी के साथ इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर x माइनस a इज अ फैक्टर of p of x, then p of a is also equal to 0. तो कुछ मुश्किल नहीं है, यही चीज हमने पढ़ी थी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में कि अगर p of a is equal to 0 है तो x minus a is a factor of p of x. और इसी का रिवर्स बिल्कुल यहां पे लिखा हुआ है कि अगर x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0. समझ में आ गया होगा आपको, मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट.
करते हैं एनसीईआरटी बुक के कुछ सॉल्व क्वेश्चंस। आपको ये क्लैरिटी दे देंगे कि एक्चुअली में फैक्टर थ्योरम है क्या, इसको यूज कैसे करते हैं। मगर फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दूं। फैक्टर थ्योरम हम यूज तो आराम से कर सकते हैं, हमको रिजल्ट भी दे देगी, लेकिन फैक्टर थ्योरम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक फैक्टर थ्योरम का यह है कि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। यानी कि अगर मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसके अंदर मुझे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, 2, -2 एंड सो ऑन रख के देखना होगा और देखना होगा किस पर्टिकुलर फैक्टर पर यह फंक्शन 0 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, जिसके अंदर मुझे मोस्ट कॉमन जो इंटीजर्स हैं वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख के देखने हैं और उसके बाद देखना है कि ये पर्टिकुलर इसका फैक्टर है, ये है या कौन सा उसका फैक्टर है। तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। लेकिन इस हिट एंड ट्रायल मेथड से बचने के लिए आपके पास एक तरीका है जो कि आप नॉर्मली यूज करते हैं और आगे भी कंटिन्यू यूज करते रहेंगे। वो है मिडिल टर्म ब्रेक। ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मिडिल टर्म ब्रेक। और ये बेसिकली क्या है कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दो फैक्टर्स होंगे अल्फा एंड बीटा, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, वेयर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये क्या है? उन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि उन दो फैक्टर्स का सम नेगेटिव ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे को समझ में आता है कि बाय ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म। लेकिन ये तो फॉर्मूला है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आइए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेते हैं और देखते हैं कि उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। मैं दो एग्जांपल लूंगा, दो डिफरेंट टाइप के हैं। आप ये कर चुके होंगे 8th ग्रेड में, लेकिन फिर मैं रिवाइज कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको वो कैसे पूछ सकता है कि फैक्टराइज, डू फैक्टराइजेशन, फाइंड फैक्टर्स ऑफ, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसके अंदर तरीका एक ही है। आपको देखना है पहले उसका मिडिल टर्म, यानी कि वो कोएफिशिएंट विद साइन जो कि x का कोएफिशिएंट है। सेम वे आपको देखना है कांस्टेंट टर्म अगेन विद साइन। साइन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन के अलावा आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो x का कोएफिशिएंट है वो है -7, जबकि जो कांस्टेंट टर्म है वो है 12। अब आपको करना यह है कि जो x का कोएफिशिएंट है विद साइन दैट इज -7, उसको आपको दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो 12। दोबारा समझाता हूं, -7 को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 हो, यानी कि +12 हो। तो 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आता है मेरे पास 6, 1, 5, 2, 4, 3 और सो ऑन, 3, 4 उसके बाद बन जाएंगे। फिर इसके अलावा 7, 0 भी हो सकता है, लेकिन 7, 0 मैं नहीं लूंगा क्योंकि 7 को जब भी मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 0 आएगा, तो 12 आने के चांसेस है ही नहीं, तो इसको मैं हटा ही देता हूं बिल्कुल। अब मैं देखता हूं कि क्या 6 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो किसी तरह से 12 आ सकता है? नहीं। 5 और 2 को करूंगा? नहीं। 4 और 3 करूंगा? हां, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे +12 आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 4 और 3 को ऐड करने में -7 ना आकर के +7 आता है। तो इसलिए मुझे इन दोनों के आगे देखना होगा कि मैं अगर मैं माइनस साइन लगा देता हूं और उनको फिर ऐड करता हूं तो क्या -12 आता है? बिल्कुल। अगर मैं -4 -3 को ऐड करता हूं तो -7 आता है, और -4 -3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 12। तो यानी कि मुझे अपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है -4 -3 में। अब मैंने कर लिया इसको ब्रेक, एक्स स्क्वायर -4x -3x। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 3 को पहले लिखें या 4 को पहले लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। +12 इक्वल टू, फिर लिख सकते हैं इक्वल टू x में x स्क्वायर -4x में से x कॉमन निकाल लीजिए, और ये स्टैंडर्ड मेथड है। x -4 कॉमन निकाला और -3x +12 में से आप -3 कॉमन निकालेंगे। ध्यान रखिए -3 कॉमन निकाला तो अंदर बच गया x, और क्योंकि ये प्लस है माइनस कॉमन निकाल चुका हूं तो साइन चेंज हो जाएगा -4। अब x -4 इस पर्टिकुलर टर्म्स में से x -4 और इसमें से भी x -4 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x -4 और बचा आपके पास
x माइनस 3, यानी कि ये इसके फैक्टर्स हैं x माइनस 4, x माइनस 3। और अगर मैं इसको 0 रख दूं तो x इज इक्वल टू 4 एंड 3 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है। तो यानी कि x माइनस 4, x माइनस 3 उसके फैक्टर्स हैं, जबकि 4 और 3 उसके जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स हैं। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इस वाले क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, जबकि पहले क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं था, इसलिए वो काफी इजी हो गया था। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए और सेम चीज फैक्टराइजेशन करना हो तो सबसे पहले आपको वही स्टेप फॉलो करना है जो कि हमने पहले किया था, यानी कि आप देखेंगे मिडिल टर्म जो x का कोएफिशिएंट है वो है -7 और लिख दीजिए -7। लास्ट एग्जांपल में हमने सिर्फ कांस्टेंट देखा था, लेकिन इसमें हमको थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट करना होगा। हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा विद साइन, यानी कि ये हो जाएगा 6 इंटू -3 यानी कि -18। अब जो हमने पहले किया था वही आपको करना है कि आपको -7 को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आए -18। अब यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि पहले वाले में तो सिंपल था, सम था। अब यहां पे -7 अगर आपको चाहिए तो आपको जो फैक्टर आ सकता है वो है -9 + 2। इस केस में अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -7, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इंटू 2 इज इक्वल टू -18, यानी कि -9 + 2 आपका इसमें स्प्लिट करने का दो नंबर्स है। तो इसको हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब इसमें से हम 3x कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3x, यहां बच जाएगा 2x माइनस 3, और यहां से हम +1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3। अब इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लीजिए आप, 2x माइनस 3 कॉमन निकाला हमने और बच गया यहां पे 3x प्लस 1। तो 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इस पर्टिकुलर फंक्शन के फैक्टर्स हैं, और इसके अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो हम करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू 3/2, और सेकंड हो जाता है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू -1/3। ये इसके जीरोस हैं। तो ये था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने का। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर थ्योरम, और पर्सनली मैं बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं हूं फैक्टर थ्योरम का, क्योंकि वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड है और मैं मैथ्स को समझता हूं रैशनल, हिट एंड ट्रायल नहीं। लेकिन फिर भी आपकी बुक में दे रखा है तो आपको वो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड ऑफ 2x + 4। ये सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। आपको सिंपली उसने कहा है कि आपके पास फैक्टर निकालना है x + 2 और 2x + 4। ये दोनों फैक्टर हैं क्या? x³ + 3x² + 5x + 6 के। अगर आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर नंबर x + 2 और 2x + 4 इसके फैक्टर है या नहीं, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को x + 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है और आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो यानी कि x + 2 उसका फैक्टर है। सेम में 2x + 4 के साथ। लेकिन यहां पे वो हमको कह रहा है फैक्टर थ्योरम के थ्रू। तो फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम देखेंगे कि x + 2 उसका फैक्टर होगा व्हेन x इज इक्वल टू -2 एंड अगर हम इसको कहते हैं p ऑफ x तो p ऑफ a -2 इज इक्वल टू 0। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था। तो हम धक्के देखते हैं कि p -2 यानी कि -2 का होल क्यूब हो जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -2 प्लस 6। आइए सॉल्व करते हैं इसको। -8 प्लस 12 -10 प्लस 6 और ये हो जाएगा -18 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x + 2 तो इसका एक फैक्टर है। करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो भी इसका फैक्टर है या नहीं। तो आइए समझते हैं वो भी चीज। उस केस के अंदर भी हमको सिमिलर रूल करना है कि यहां पर इफ 2x + 4 इज अ फैक्टर of px then
P ऑफ, हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना है यहां पर -4/2, दैट मींस -2। अब देखिए कि x प्लस 2 और 2x प्लस 4 दोनों का x की वैल्यू -2 आ रही है। इसका मतलब अगर ये उसका फैक्टर है तो ये भी इसका फैक्टर होगा ही, क्योंकि यहां भी x इज इक्वल टू -2 है, यहां भी x इज इक्वल टू -2 है। तो हम लिख देंगे यहां पे भी p इज इक्वल टू -2। आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन वो पहले ऐसा ही तरीका है बिल्कुल, उसमें भी ये चीज 0 आएगी। इसलिए x प्लस 2 और 2x प्लस 4 दोनों के दोनों इस पर्टिकुलर वेरिएबल के फैक्टर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये एक, मतलब मैं नहीं कहूंगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, वरना एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू 1, 2, 5 रखने में क्या नई लर्निंग है। लेकिन इसके अंदर वो कहता है कि k निकालिए, तो आपको शायद थोड़ा सा अपना ब्रेन का ग्रे मैटर यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है तो इस तरह क्वेश्चन ही आएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ऑलरेडी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब k की वैल्यू निकालनी है हमको। तो अगर इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, दैट मींस p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सब 1 रखते हैं, तो p ऑफ 1 हो जाएगा 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का क्यूब माइनस 4 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कट, k इज इक्वल टू -3, यानी कि इसकी वैल्यू जो है k की वो आ गई -3। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब मैं अपना आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप ध्यान रखिए इस ट्रिक को। जब भी आपको वो कहे कि फैक्टर थ्योरम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, हिट एंड ट्रायल से आप फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और अगर सॉल्व कर भी लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और एग्जाम में आपका इतना टाइम नहीं होता है। तो मेरा तरीका यह है कि पहले आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगेन, अगर वो आपसे ये कहता है कि फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है, तो रफ साइड में आप उसको सॉल्व कीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको मिल जाएंगे कि आपके फैक्टर्स क्या हैं, और उन फैक्टर्स को आप डाल दीजिए उन पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने में थ्रू फैक्टर थ्योरम। देखा दो कैसे। मान लीजिए टर्म है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब मैं जैसे बता चुका हूं आपको, 17x को आपको डिवाइड करना है ऐसे दो नंबर्स में जिनका की मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आए 6 इंटू 5 यानी कि 30। और ये दो नंबर हो सकते हैं, अगर मान लीजिए 30 आपको निकालना है और 17 आपका नंबर है, तो सिंपली 15 प्लस 2 आप जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 2 30। तो यानी कि इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 करके। यहां से निकालता हूं 3x कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन 2x प्लस 5 बचा, यहां पर 2x प्लस 5 कॉमन, फिर बच गया 3x प्लस 1, यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। तो मैं यहां लिख लेता हूं x इज इक्वल टू -5/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी क्वेश्चन को अगर आपको फैक्टर थ्योरम से करना हो, जैसे कि उसने पूछा है, तो आप कैसे करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। पहले आपको अगर निकालना है फैक्टर थ्योरम, तो मान लीजिए इसके दो फैक्टर्स हैं, अल्फा बीटा, या फिर आप ए बी भी कर सकते हैं, ए और बी। मान लीजिए मैं ए बी करता हूं, तो यानी कि इक्वेशन हो जाएगी x माइनस ए x माइनस बी। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दो फैक्टर्स हैं, लेट्स अज्यूम दीज आर द टू फैक्टर्स। अब इस इक्वेशन में से हम 6 कॉमन निकाल लेंगे। x जब 6 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब इसके बाद आपको पता है कि x इज इक्वल टू -5/2
एंड x इज इक्वल टू -1/3 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये तो मिडिल टर्म ब्रेक करके। तो यहां पे लिखिए लेट्स ट्राई फॉर x इज इक्वल टू -5/2। अब जब आप p -5/2 निकालेंगे तो आप देखेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलर वे में जब आप p -1/3 निकालेंगे तो आप देखेंगे वो भी 0 आ गया। अब मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आप वो कर सकते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे सिंस p -1/3 इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ -5/2 is equal to 0, so these are factors of equation p of x। तो इसको आप लिखेंगे x -1/3, sorry x plus 1/3 and x plus 5/2 are the factors of this particular equation। तो इस तरह से आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ना क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब मुझे मिडिल टर्म को ब्रेक ही करना है, उसी से फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं क्यों फैक्टर थ्योरम यूज कर रहा हूं? बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि आपको फैक्टर थ्योरम समझ में क्यों आनी चाहिए, आनी क्यों चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूं 10th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन सिंपल सा है, सिमिलर है, तो मैं अभी उसको कर नहीं रहा, उसके बाद करूंगा मैं। जो मैं आपको बता रहा था कि फैक्टर थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आपको इस क्वेश्चन समझ में आएगी। अब ये कह रहा है कि फैक्टराइज x³ -23x² + 142x - 120। अब देखिए आपके पास एक लीनियर इक्वेशन को निकालने का सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने का भी सॉल्यूशन है, पर क्यूबिक इक्वेशन का निकालने का अनफॉर्चुनेटली कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स इतने आराम से नहीं निकाल सकते। तो फैक्टर थ्योरम यूज होती है क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने में। और इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन हिट एंड ट्रायल ही है, लेकिन करना क्या है आपको, यहां पर आपको लिखना है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +-1 यानी कि 1 और -1, x इज इक्वल टू +-2। और आपको एटलीस्ट एक फैक्टर निकालना है ऐसा जो कि इस पर्टिकुलर नंबर को या इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे। और उसके बाद जब आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि P ऑफ 0 क्या होता है। P ऑफ 0 होगा 0 -23 0 प्लस 143 इंटू 0 -120 विच इज नॉट इक्वल टू 0। -120 आंसर आएगा, नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर x इज इक्वल टू 0 फैक्टर तो नहीं है। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120। अब देखिए ये हो जाता है 1 -23 प्लस 142 -120 विच इज इक्वल टू 0। 142 120 -23 हो जाएगा 143, और 142 प्लस 1 हो जाएगा 143, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मिल गया है कि x -1 इज अ फैक्टर। अब अगर x -1 इसका एक फैक्टर है तो आप क्या करेंगे? तो अब आपको पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का x -1 एक फैक्टर है, तो आपको क्या करना है, आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को या इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को x -1 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको x -1 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा लकीली वो एक क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट होगा। और क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो हम उसको आराम से मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको मैं डिवाइड करते हैं। तो इसको करेंगे x स्क्वायर, ये हो जाएगा x³ माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस -22x प्लस 142x सॉरी -22x स्क्वायर माइनस 120। अब लिखते हैं -22x, तो ये हो जाएगा -22x स्क्वायर प्लस 22x प्लस माइनस कैंसिल 120x माइनस 120, और यहां लिखते हैं प्लस 120, तो ये हो जाएगा 120x माइनस 120, और आंसर हो गया माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल 0। यानी कि जो हमारे पास अब क्वोशिएंट आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में वो है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, और इसको हम लिख सकते हैं कि P ऑफ x के फैक्टर्स हैं x -1,
एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। समझ में आ गया होगा आपको। अब हमको इस पर्टिकुलर टर्म को डिवाइड करना है फैक्टर्स में। तो हम देखते हैं -22x को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 12, यानी कि -10 माइनस 12, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -10 इंटू -12 तो आ जाएगा प्लस का 120, जो कि हमको डिजायर्ड है यहां पर। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, और ये हो जाएगा। इसके बाद x कॉमन, x माइनस 10 माइनस 12 कॉमन, x माइनस 10। अब इसमें से x माइनस 10 कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा x माइनस 10 इंटू x माइनस 12। तो यानी कि ये टर्म हो गई x माइनस 10 इंटू x माइनस 12, और इस पर्टिकुलर टर्म को हम नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12। ये हैं फैक्टर्स p ऑफ x के। और आपको यही समझ में आ गया होगा कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर फैक्टर थ्योरम आपको लगानी है, और ये ऐसा नहीं है कि बेकार की थ्योरम है यार, ये तो हिट एंड ट्रायल है तो मुझे यूज नहीं करना, नहीं। क्यूबिक इक्वेशन के अंदर या फिर हाई एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल्स के अंदर फैक्टर थ्योरम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जो कि बहुत ही सिंपल और इजी था, लेकिन मैं कर लेता हूं वो क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन करना है फैक्टर थ्योरम से सॉल्व। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब देखो सिंपल चीज है, मैं आपको बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फैक्टर थ्योरम यूज करना मुझे कहीं से लॉजिकल नहीं लगता है, तो मैं इसको सिंपली सॉल्व कर लूंगा अपने रेगुलर मेथड से। और मेरा रेगुलर मेथड से मुझे पता है आंसर भी क्या आएगा, आंसर आएगा इसका x माइनस 3 x माइनस 2। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे आइडिया है, प्रैक्टिस मैंने बहुत कर रखी है, इसमें पता है इसका आंसर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 आएगा। लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो चलो कर लेते हैं। सॉरी x नहीं हो y है, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको पहले रफ नोट साइड पर अपने फैक्टर्स निकालने थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म है -5 और कांस्टेंट है 6, तो -5 को हम लिख लेंगे -3 -2, क्योंकि -3 इंटू -2 हो जाता है +6, तो यानी कि +6 हमारा हो रहा है। तो हम यहां लिख लेंगे y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6, y कॉमन y माइनस 3 -2 कॉमन y माइनस 3, आंसर आ गया y माइनस 3 एंड y माइनस 2। तो इसमें हम लिखेंगे लेट्स एज्यूम a एंड b आर जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। तो इसका मतलब x माइनस a, x माइनस b आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ y। इसको मैं p ऑफ y नाम दे देता हूं। लेट्स पुट y इज इक्वल टू 2, यहां से मैं 2 ले रहा हूं, ओके। तो p ऑफ 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस 0 आना ही है। उसके बाद हम लिख लेंगे एज्यूम लेट्स y इज इक्वल टू 3, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 6, और वो भी आंसर 0 ही आना है। तो क्योंकि p ऑफ 2 और p ऑफ 3 के बेसिस पे ये 0 आ रहा है, सो y माइनस 2 एंड y माइनस 3 आर फैक्टर्स बेसिस फैक्टर थ्योरम। अब मुझे चांसेस इस बात के बहुत कम लगते हैं कि आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि सॉल्व इट बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि देखो टीचर्स और एग्जामिनर्स को ही पता है कि जो चीज आगे यूज नहीं होनी है उस पर क्यों एम्फेसिस दिया जाए। ये जरूरी है कि आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, मेथड समझ में आना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन है ही नहीं फ्यूचर में, तो उसको इतना एम्फेसिस क्यों देना। क्योंकि क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करने वाले हैं नहीं, मैक्सिमम आप सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन या फिर आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए फैक्टर थ्योरम लर्न करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर हाई एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल को सॉल्व करना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता है। इसलिए चांसेस बहुत कम है कि आपका एग्जामिनर आपको फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करने को देगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो दे दे, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप मुझसे पूछो तो चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और बता दिया आपको प्रोसेस भी क्या है
कि पहले आप रफ साइड में निकाल लीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स कि उसके फैक्टर्स क्या हैं, और उन्हीं वैल्यूज को आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिखा करके आप बता दीजिए कि ये जो है इसके फैक्टर्स हैं, और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे हम पॉज लेते हैं, हमने कंप्लीट कर लिया है फैक्टर थ्योरम। आपकी जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज। तो जो कि मैंने आपको पहले भी टास्क दिया था, आई होप आपने वो कर लिया होगा, कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और आपने अगर याद नहीं किए हैं तो प्लीज उनको याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, बाय हार्ट कीजिए। आपके माइंड में, मेमोरी में सोते वक्त ये फॉर्मूला होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही आपको याद हो, या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं, सिर्फ इस साइड से इस साइड ही नहीं, इस साइड से इस साइड भी याद होनी चाहिए, यानी कि आपको दोनों साइड से फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी फॉर्मूले का मतलब बनता है। आप सोच रहे होंगे आइडेंटिटीज क्या है? आइडेंटिटीज का मतलब है वो एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो कि आपको लाइफ टाइम याद रखने हैं, और इनका कोई मेथड नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर कोई शॉर्टकट बता दो इससे याद हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, और इनको याद रखना, मेमोराइज करना ही एक सॉल्यूशन है। आई नो मैथ्स के अंदर आपको मैक्सिमम चीजें रिमेंबर ना करके सॉल्व करनी होती हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आप मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। आपने क्लास फर्स्ट में 1 to 100 नंबर्स भी याद किए थे, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आपने वो नंबर याद नहीं किए और उसके बिना मैथ्स कर रहे हैं। आपने याद किए थे, आपने एडिशन को करने का तरीका समझा था, सबट्रैक्शन करने का तरीका समझा था, और बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी समझे थे। अब आप क्योंकि एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, तो एल्जेब्रा को सॉल्व करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ मेथड समझने पड़ेंगे, सिमिलर टू आपने 0 to 9 जैसे लर्न किया था, या फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन जैसे लर्न किया था और समझा था। इसी तरह से ये फॉर्मूला फंडामेंटल है एल्जेब्रा और पॉलिनोमियल्स का, और आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई भी इजी वे नहीं है। तो आइए हम देखते हैं वो फॉर्मूले कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। चिंता मत कीजिए, फॉर्मूले सिर्फ एक ही शीट पर नहीं है, इसकी 3 शीट्स हैं, और ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो जितनी जल्दी आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और उतना ही अलजेब्रा आपके लिए इजी, फन और क्विक हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नेक्स्ट आते हैं क्यूब के फॉर्मूला विच इज x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और इसी को हम सिंप्लीफाई कर ले, ब्रैकेट ओपन कर दे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x। नेक्स्ट है x माइनस वाई होल क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और इसी को हम ब्रैकेट ओपन कर ले तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x। ध्यान रखना है ये प्लस हो जाता है क्योंकि ब्रैकेट खुल के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है x प्लस वाई होल क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और लास्ट फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और लास्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो जितनी जल्दी आप सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे आपके लिए इजी होगा। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, प्लीज लर्न कीजिए ये फॉर्मूले सारे के सारे। और आज जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत कीजिए, आज सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन कर रहा हूं जिससे कि आपको मैं इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन बताऊं, लेकिन जो हम नेक्स्ट सेशन में अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको मार्क्स चाहिए, आई एम सॉरी कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। और मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला है x प्लस 3 इंटू
x प्लस 3, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। आप देख सकते हैं x प्लस 3 रिपीट हो रहा है, तो सिंपली हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, और आपको पता है x प्लस y होल स्क्वायर, यहां लिखता हूं बिकॉज, आपको ध्यान है फेस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है वो है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था बिकॉज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बाय द वे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला तरीका बता रहा हूं फॉर्मूले का, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ध्यान रखिए यहां पर a जो है वो -3 है और b जो है 5 है। साइन लेना जरूरी है, अगर साइन नहीं लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो साइन पे बहुत ध्यान रखना है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a है -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये है मेथड नंबर 1। सेकेंड मेथड बहुत ही सिंपल है और ये तब यूज करना है अगर आप फॉर्मूला याद ना रहे, भूल जाए बाई चांस, भूलना नहीं है लेकिन बाई चांस भूल जाए तो सिंपल है, आपको बस ब्रैकेट ओपन करना है। तो x माइनस 3 को हम कर देंगे x इंटू एक्स प्लस 5, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 को, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 को, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा, लेकिन बाई चांस की बात है आपके लिए मेथड नंबर 2 पे आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने अगर आपको एनसीईआरटी बुक में एक फॉर्मूला दिया है तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये थे आपके एग्जांपल नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 12, जो कि है 105 इंटू 106, और ये कह रहा है आपको कि सॉल्व दिस विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था लास्ट टाइम कि आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर्मूला भूलना, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है इन फॉर्मूला की, राइट। तो इससे आपको आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, साथ ही साथ आपका फॉर्मूला कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। 105 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 5, और 106 को लिख सकता हूं 100 प्लस 6। आप देखिए ये फॉर्मूला मेरा बन गया, बिकॉज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और हम इसको लिखेंगे, यानी कि अगर ये हो गया x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 10,000 प्लस 11 इंटू 100 1100 प्लस 30, क्योंकि आंसर आ जाएगा हमारे पास 11130, और इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ध्यान रखना है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्रिटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। आइए सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 13, जिसके 2 क्वेश्चंस हैं और ये कह रहा है फैक्टराइज। तो एग्जांपल नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। आप देखिए, अगर आपको 49 दिख रहा है यहां पर, आपको 25 दिख रहा है यहां पर, तो ऑलरेडी आपको स्क्वायर दिख रहे हैं कुछ नंबर्स के, तो यानी कि इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। और बीच में आपको कुछ एक ए बी भी दिख गया, तो इससे पता चलता है कि मुझे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो मैं देखता हूं कि लग रहा है सही में या नहीं। तो देखता हूं पहले a, क्या ये a स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा 7a का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बन रहा है। बीच वाले को छोड़ता हूं मैं, अभी लास्ट वाला मेरा बन रहा है 5b का होल स्क्वायर, यानी ये भी स्क्वायर बन रहा है। अब अगर ये a है, ये b है, और मैं देख लूं कि ये 2ab है, तो मेरा फॉर्मूला लग गया a प्लस बी होल स्क्वायर का।
तो मैं देखता हूं प्लस, इसको मैं ट्राई कर रहा हूं, 2a इज 7a एंड b इज 5b। अब मैं देखता हूं कि क्या ये बन गया है। तो 7 5 35 इंटू 2 70 70 ab, यस ये मेरा बन गया, यानी कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे लिखूंगा बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देयरफॉर ये हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो आपका इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जांपल 13 का हो गया है सॉल्व। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर सही है, फैक्टराइज करना है और आपको पता है उसमें भी एक फॉर्मूला ही लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। तो आपको फिर से दिख रहा है कि यहां पे स्क्वायर है, यानी कोई स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाय 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल। अब आप इसको गौर से देखिए, आपको दिखाई देगा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले दिखने चाहिए। तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसको मैं लिख दूंगा 5/2x प्लस वाई बाय 3 इंटू 5/2x माइनस वाई बाय 3। और ये मेरा सॉल्व हो गया सेकंड क्वेश्चन भी एग्जांपल नंबर 13 का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको मिला है क्वेश्चन नंबर 14, और एग्जांपल नंबर 14 हमारा जो है वो है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आपको ध्यान रखना है कि इसमें x प्लस वाई प्लस जेड जब भी हो और उसमें x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट साथ में लेना है, साथ में आपको उसके साइन भी लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हम इस फॉर्मूले में करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हमको इसमें x माइनस वाई माइनस जेड याद रखने की जरूरत नहीं है, या फिर x माइनस वाई प्लस जेड याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सबके सब सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको कोएफिशिएंट के साथ साइन भी ले लिया है तो। ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3a प्लस 4b प्लस 5c। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब ये है a b c, तो हम लिखेंगे बिकॉज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आपको ना इसको याद रखने का तरीका मैं समझा देता हूं, अभी बताता हूं। देखो अभी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है तो 3a का होल स्क्वायर लिखना होगा आपको, क्योंकि प्लस साइन है इसलिए मैं साइन नहीं लिख रहा हूं। प्लस 4b का होल स्क्वायर लिखना होगा आपको, प्लस 5c का होल स्क्वायर लिखना होगा। अब आप ना इसको जो नेक्स्ट है ना 2abc bc ca, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखो। तो लिखो प्लस, कंटिन्यूएशन हो रहा है। अब लिखो 2 टाइम्स पहले ये टर्म और ये टर्म, 3a 4b प्लस 2 ये टर्म और ये टर्म 4b इंटू 5c प्लस 2 टाइम्स अब ये टर्म और फर्स्ट वाली टर्म, यानी कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म 3a। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इससे इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह से आपको ये इजी हो जाएगा। इक्वल टू ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 24 24ab प्लस 40bc प्लस 5 या 15 दूनी 30ca। और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको यह भी समझ में आ गया कि इसको किस तरह से लिखना है, गलती भी नहीं होगी इसमें। तो हम अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि उसने साइन दे रखे हैं। आइए देखते हैं कि वो साइन वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तरीका सेम ही है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको ना साइन लिख करके समझ में आ जाएगा कि आपको डिफरेंट वर्जन इस फॉर्मूले के याद रखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है 4a माइनस 2b माइनस 3c। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे बिकॉज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम लिखेंगे इसके अंदर देयरफॉर
अब a क्या है, a जो है 4a का होल स्क्वायर, इसमें प्लस साइन है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, प्लस। अब b जो है वो है -2b का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। देखा आपने, जो मैं साइन की दिक्कत थी ना वो खत्म ही कर दी, सिर्फ -2b ले लिया, प्लस -3c का होल स्क्वायर। और जैसे कि मैंने बताया था लास्ट एग्जांपल में, प्लस साइन यहां लिख दो और लिखो 2 टाइम्स ऑफ इन दो का सम 4a इंटू मल्टीप्लीकेशन -2b प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दो का मल्टीप्लीकेशन -2b -3c प्लस इन दो का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स ऑफ -3c एंड 4a। तो ये हो जाता है हमारा 16a स्क्वायर, और ये माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर प्लस यही माइनस है प्लस हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब यहां पे माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस और प्लस, सॉरी, अब यहां पे 4a और 2b, एक है प्लस एक है माइनस, ये हो जाएंगे माइनस 4 दूनी 16ab। यहां पे दोनों माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 3 6 दूनी 12 12bc, और ये हो जाएंगे 4 3 12 2 24 -24ca। तो इस तरह से आपने सारे के सारे वर्जन ना याद करके एक वर्जन याद किया और साइन के साथ आपने वैल्यू रखी, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्यूब के क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्यूब के अंदर आपके मेजरली 4 फॉर्मूले हैं, 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो कि आपके बुक में नहीं दे रखे हैं, लेकिन उसने आपको अनसॉल्व क्वेश्चन में दिया और वो भी यूज करने होते हैं। फॉर्मूले हैं a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी, और इसी को हम लिख सकते हैं अगर ब्रैकेट ओपन करें तो x क्यूब प्लस बी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है x माइनस a माइनस बी, सॉरी मैं बाबा x कह रहा हूं लेकिन यह है x कह लो, xy कह लो, ab कह लो, एक ही मतलब है। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस बी, और आपने ब्रैकेट ओपन किया तो हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। तो हम सिर्फ अभी 4 फॉर्मूले करते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस कोई नहीं है बाकी 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले के हिसाब से, इसलिए मैं अभी बस ये 4 क्वेश्चन पे और 4 फॉर्मूले पे ही फोकस कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है एग्जांपल नंबर 17। 15 16 हमने कर लिया, तो एग्जांपल नंबर 17 जिसमें कि आपको सिंपली उसने एक्सपेंड करने को कहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बिकॉज a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ध्यान रखना उसने एक्सपेंड करने को कहा है इसलिए ब्रैकेट नहीं छोड़ूंगा, मैं ब्रैकेट भी ओपन कर दूंगा। ओके, तो हम लिखेंगे यानी कि 3a प्लस 4b का होल क्यूब हो जाएगा 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर इंटू 4b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3a इंटू 4b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 27 27 4 जा 108 108 a स्क्वायर b प्लस ये हो जाएगा 4 16 16 9 जा 144 a b स्क्वायर। हमने ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है और वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें फॉर्मूला उसने a माइनस बी होल क्यूब का लगा दिया है, तो जो फॉर्मूला हमारे पास है वो a माइनस बी होल क्यूब का, और क्वेश्चन है 5p माइनस 3q होल क्यूब, 5p माइनस 3q होल क्यूब। हम इसमें लिखेंगे बिकॉज a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5p माइनस 3q का होल क्यूब बिकम्स 5p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5p स्क्वायर इंटू 3q प्लस 3 टाइम्स ऑफ
5p इंटू 3q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 25 नाइन हो जाता है 225p स्क्वायर क्यूब प्लस ये हो जाता है 15 नाइन 135p क्यूब स्क्वायर। और ये हो गया इसका आंसर। तो हमने इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है एग्जांपल नंबर 17 का। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 18 जो कि a क्यूब प्लस a प्लस बी होल क्यूब का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है। तो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 18 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 104 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 104 का क्यूब। इसको हम लिख देंगे 100 प्लस 4 का होल क्यूब। इजिली हमने 100 लिखा है क्योंकि 100 को क्यूब करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना आसान है। अब लिख देंगे बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। मैं इसमें एक्सपेंड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है एक्सपेंड करने से मुझे थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी हो जाएगी, इसलिए मैंने a प्लस बी लिख दिया है। तो मैं लिख दूंगा 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 100 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस ये हो जाएगा 1200 इंटू 104 विच इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 प्लस 60 प्लस लास्ट में 2 zeros और ये हो जाएगा 48 12। तो इसको लिख सकते हैं हम इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें है 5 डिजिट्स। तो लिखूंगा 1 0 1 2 4 8 64। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है लेकिन इससे थोड़ा इजी पड़ेगा वो क्वेश्चन क्योंकि वो है सेकंड क्वेश्चन इसका है वो है 999 का होल क्यूब। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे 999 का होल क्यूब और 999 को हम इजीली लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 में होता है 1000 100 इनके पास लेके आना है नंबर। तो ये हो जाएगा बिकॉज a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इसको मैं लिखूंगा यानी कि 1000 माइनस 1 हो जाएगा 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1000 इंटू 1 इंटू 1000 प्लस 1 और ये इसको लिख दूंगा इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस 3000 इंटू 1001 विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस इसको मैं लिख दूंगा 3 zeros 1 2 3 और इसके पहले लिखूंगा 3 0 0 1। तो ये हो जाएगा 1 यहां पे नंबर है 7 तो यहां पे 2 लिख करके मैं लिखूंगा 2 9 9 0 9 9 9 और ये मेरा इसका आंसर हो गया। वो चेक कर लेना लेकिन मुझे लगता है आंसर ठीक ही होगा और ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आइए बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या है। ऑब्वियसली ये क्यूब का ही क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर इसने थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना दिया है फैक्टराइज करने में। तो हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 में वो पूछ रहा है मुझसे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। इसको मुझे फैक्टराइज करना है, अब देखो फिर मुझे दिख रहा है 8 और 27 2 और 3 का परफेक्ट क्यूब है यानी कि ये फॉर्मूला कुछ मुझे लग रहा है a प्लस बी होल क्यूब जैसा, लेकिन वो कंफर्म करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा। तो इसमें मुझे पता चल गया a तो है 2x इसको मैं होल क्यूब कर दूंगा, b है 3y इसका मैं होल क्यूब कर दूंगा। अगर ये 3x स्क्वायर y और ये
3xy² बन जाता है तो मेरा प्रॉपर सॉल्व हो गया। तो आइए चेक करते हैं। मैं लिखता हूं उसको 3 इंटू एक्स इज 2x, y इज 3y, तो यानी कि मैं लिख दिया 3x²y। अब देखो ये आता है नहीं 36x²y, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, करेक्ट 36x² y आ गया, यानी कि मेरा आंसर बन गया। अब मैं इसमें सीधे x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकता हूं, बस मुझे ऐसे इसको दिखाना है कि कैसे ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हो गया। तो अब मैं लिखूंगा बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², सो दिस बिकम्स 2x प्लस 3y का होल क्यूब। और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन भी 19 भी हो गया है सॉल्व। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 20। और एग्जाम्पल नंबर 20 है फैक्टराइज अगेन 8x³ प्लस 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। अब मुझे दिख रहा है ये फॉर्मूला कुछ लग रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो देखिए लिखता है नहीं, ये हो जाएगा 2a का क्यूब, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है क्यूब है, प्लस ये हो जाएगा y का क्यूब और ये हो जाएगा 3z का होल क्यूब। अब अगर ये 3xyz 3abc हो जाता है तो हो जाएगा मेरा सॉल्व। तो देखते हैं 3a है 2a, b है y और z है 3z। तो क्या ये बनता है ऐसा? यस, 3 2 6 3 18, करेक्ट। 3abc 3xyz, सॉरी इसको मैं x लिखना था, a लिख दिया, ये x है और ये भी x ही है। ओके, तो अब मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं बिकॉज a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सो दिस बिकम्स 2x प्लस y प्लस 3z। एक हो गया फैक्टर नंबर 1 और दूसरा फैक्टर हुआ 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई माइनस y इंटू 3z माइनस 3z इंटू 2x, जो कि हो जाएगा फाइनली, ये तो यही रहेगा। इसको मैं सिंपली कर देता हूं, ये हो जाएगा, ओके यहां लिख देता हूं 2x प्लस y प्लस 3z मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। और इस तरह से मेरा ये आंसर भी निकल गया है। तो इस तरह से हमने साइड साइड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप आपको समझ में आए होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा तब तक आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको जैसे कि ये फॉर्मूला क्वेश्चन है, आपको इसमें फॉर्मूला दिखाई नहीं दिया अगर, तो आप ये सॉल्व कैसे करेंगे? इसलिए फॉर्मूला याद रखना, रट्टा मारना जरूरी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले को मेमोराइज करके विजुअलाइज करना है। क्वेश्चन देखते समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, तभी फॉर्मूला याद करने का पर्पस सॉल्व होगा। और ध्यान रखिए एग्जाम के अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको सीधे क्वेश्चन देखना है, समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और स्टार्ट कर देना है ट्राई। हिट एंड ट्रायल का मौका आपको वहां नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन फॉर्मूलों को अच्छे से मेमोराइज करके ब्रेन में बैठा लो कि सोते समय कोई आपको बोले कि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर कैसे आएगा, क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, तो आपको इमीडिएटली वो चीज दिमाग में आनी चाहिए। तो आज हम सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के अनसॉल्व क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है। यहां पे कुछ 16 क्वेश्चन हैं, तो हम सारे के सारे एक दिन में सॉल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आई एम श्योर आप डिसएंगेज होकर के बोर भी हो जाएंगे। तो आज हम फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 7 ऑनवर्ड 7 to 16 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए वेट किस बात का है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कमिटमेंट चाहता हूं और ये कंफर्म करना चाहता हूं कि आपने सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये फॉर्मूले याद किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, हो सकता है कि आपके टीचर्स या मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूं इस वीडियो में, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, अपने आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम में ये क्वेश्चंस ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जाम में कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए प्लीज 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 मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा टाइम लगा करके अपना टाइम डेडिकेट कीजिए और उन पर्टिकुलर फॉर्मूलेस को लर्न कीजिए जो कि मैंने आपको स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स और क्यूब के बताए हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत 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 क्रिटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इनकी इंपॉर्टेंस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो प्लीज ये फॉर्मूले याद कीजिए जिससे कि आप ये पर्टिकुलर मार्क्स मिस ना कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि यूज सुइटेबल, जब भी वो आइडेंटिटीज का है तो इसका मतलब है फॉर्मूला। यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं मैं वो यहां पे लिखता जाऊंगा और यहां पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इनको बताता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, x प्लस 4 x प्लस 10। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो जाएगा और जैसे बताया था मैं फॉर्मूला यहां लिखता हूं x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि फॉर्मूला देख देख के भी आपको याद हो जाए, आपसे इससे रिलेट कर पाए। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू 10। ध्यान रखिए ये फॉर्मूला आपको पहले यहां पे लिखना है और उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, तो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। फॉर्मूला सेम ये लगेगा, तो इसको फॉर्मूला को मैं यहां दिखा देता हूं, एक्चुअली यहां भी लिख देता हूं कि फॉर्मूला यहां पर आएगा जिससे कि आपको याद रहे। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10। मैंने को बताया था कि सिंबल साइन लेना बहुत जरूरी है, साइन नहीं लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा एकदम गलत। 8 इंटू माइनस 10 और डेलिबरेटली मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि साइन में किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उसके अंदर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 इज माइनस 2x और 8 इंटू माइनस 10 इज माइनस 80। तो इस तरह से मेरा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। थर्ड क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूं, इसी फॉर्मूले के ऊपर है थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन में है 3x प्लस 4 थर्ड, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। बस यहां पर इतना डिफरेंस है कि यहां पे x का एक कोएफिशिएंट है, तो सिंपल फॉर्मूला वही लगेगा जो कि मैं बार बार बता रहा हूं आपको। ये फॉर्मूला आप यहां पे लिखिए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5। तो हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, साइन मैंने फिर ले रखे हैं। ये हो जाएगा इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 इज माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3x एंड 5 माइनस 5 इंटू 4 इज माइनस 20। तो आपका ये सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। और यहां पे आप देखेंगे फॉर्मूला लगा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको पता चल जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद होना चाहिए आपको। तो यानी कि ये हो जाएगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए यहां पर a जो है वो है y स्क्वायर, करेक्ट, y नहीं y स्क्वायर।
तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू वाई रेस्ट टू पावर 4 माइनस 9/4। तो यानी कि ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस 2x फिफ्थ क्वेश्चन 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। ये हो जाएगा फिर से a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला दिखना चाहिए क्वेश्चन में, आपको याद करने का सिर्फ फायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन इजिली क्विकली सॉल्व कर लिए हैं बेसिस ओनली दीज टू फॉर्मूलाज, जो कि आई होप आपको याद हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, और फॉर्मूले भी शायद थोड़े डिफरेंट होंगे इसलिए मैं ये बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग देम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो सेकंड का मैं लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन जो है 103 इंटू 107, और जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको लिखना है इन दोनों टर्म्स को 100 प्लस के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए इजी। तो मैं लिखता हूं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, और सिंपली मैं देख सकता हूं x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। कोई साइन नहीं है नेगेटिव का, इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं लग रही है मुझको। ये हो जाएगा 10,000 प्लस 7 3 10, यानी कि हो जाएगा 1000 प्लस 21। इसका मतलब आंसर हो गया 11021। सिंपल इजी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 2। बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें सिर्फ माइनस करना है विच इज 95 इंटू 96। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 100 माइनस 4। सिंपल, दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी। सिर्फ यहां पर a जो है वो माइनस ए हो गया है और b हो गया है माइनस बी, तो उसको लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस, और ये 5 और 5 माइनस 4 हो गया 9 इंटू 100 हो गया 900 प्लस 5 माइनस 5 इंटू माइनस 4 हो गया प्लस 20। तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा 9120, और इस तरह से आपका आंसर 9120 आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बिल्कुल ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 104 इंटू 96, जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन है अब, और ये है 104 इंटू 96, और इसको हम इजिली लिख सकते हैं 100 विच इज इक्वल टू 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। यहां पे फॉर्मूला जो लग रहा है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देखिए, तो यानी कि हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज आप यहां पर लिखेंगे, दिस फॉर्मूला इज दिस, वेयर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 4, सो दिस बिकम्स 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10,000 माइनस 16 एंड इट इज इक्वल टू 9984। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है फैक्टराइज द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज।
तो यानी कि इसके अंदर हमको आइडेंटिटीज यूज करनी है। मैं फिर से फॉर्मूले हटा देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अब मुझे डिफरेंट फॉर्मूले चाहिए होपफुली। पहला क्वेश्चन है थर्ड का 9x² प्लस 6xy प्लस y²। आपको ध्यान होगा ये क्वेश्चन हम स्प्लिट से भी कर सकते हैं, यानी कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हमको मिडिल टर्म यहां पे स्प्लिट नहीं करनी है, हमको यूज करनी है आइडेंटिटी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला मुझे कुछ कुछ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जहां पे कि a है 3x, b है y और मिडिल टर्म होनी चाहिए 2xy। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं तरीका हमेशा फॉलो करता हूं वो है कि मैं a² आइडेंटिफाई कर लेता हूं, b² आइडेंटिफाई कर लेता हूं और कंफर्मेशन के लिए देखता हूं कि बीच वाला टर्म 2xy है या नहीं। तो इसको मैं लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर, बीच वाली टर्म में छोड़ दूंगा प्लस y का स्क्वायर और मैं टेस्ट करूंगा बीच वाली टर्म सेम है या नहीं। विदाउट 6xy देखे मैं देखता हूं कि 2xy क्या होना चाहिए, यहां पर 2 इंटू 3x इंटू y होना चाहिए 2ab या 2xy, और ये मैं देखूंगा तो हो जाएगा 6xy, वो बिल्कुल उसके इक्वल है। यानी कि अब मैं लिख सकता हूं कि a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला मैं यहां पर लिखूंगा और मैं लिख दूंगा कि a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू y, बिकॉज लिख सकते हैं सो इट इज 3x प्लस y का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y² माइनस 4y प्लस 1, 4y² माइनस 4y प्लस 1, यह है सेकेंड क्वेश्चन। और यहां मैं देखता हूं ध्यान से, तो मुझे दिखता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन मैं इंश्योर करने के लिए देखता हूं कि a इसमें हो सकता है 2y का होल स्क्वायर माइनस बीच वाली टर्म छोड़ देता हूं प्लस b है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। अब मैं चेक करता हूं कि a और b ये रखने पर क्या मुझे बीच वाली टर्म मिलती है, तो 2 इंटू a इज 2y एंड b इज 1, ये बनता है 4y जो कि एक्चुअली सही है। तो यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बिकॉज a इज इक्वल टू 2y, और ध्यान रखिए फॉर्मूला आपको यहां पर लिखना है, a इज इक्वल टू 2y, b इज इक्वल टू 1, सो इट बिकम्स 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है x² माइनस y² बाय 100, x² माइनस y² बाय 100। इसने तीनों क्वेश्चन पूछ लिए स्क्वायर वाले यहां पर। अब आप देखिए ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है a² माइनस b² का, 100 आते आपको दिख जाएगा ये 10 का स्क्वायर है, तो यानी कि a² माइनस b², और a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम यहां लिखेंगे x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस y बाय 10 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला अब यहां पर लिखिए आप, और लिखिए a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू y बाय 10, सो इट बिकम्स x प्लस y बाय 10 इंटू x माइनस y बाय 10। क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो हमने इसी के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसको मैं, ओके इतना बड़ा शायद ठीक रहेगा। ओके, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। और यहां पे जो मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं वो है x प्लस वाई प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। x ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 1, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। और मैं देख सकता हूं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं जिससे कि मैं यहां पे ऊपर फॉर्मूला लिख सकूं। ओके, तो ये मैं देख सकता हूं कि फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको बताया था मैंने, प्लस लिखिए और फिर करिए 2ab 2bc प्लस 2ca, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यहां मैं लिखूंगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 2y। ध्यान रखिए साइन लेना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव साइन है इसलिए दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ये पॉजिटिव साइन नहीं होते तो आपको साइन लेने की बहुत जरूरत थी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आता। और फिर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 2y इंटू 4z प्लस 2 टाइम्स 4 इंटू एक्स 4z इंटू एक्स नाउ, और ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ xy प्लस 16 टाइम्स ऑफ yz प्लस 8 टाइम्स ऑफ xz, और ये आपका आंसर आ गया है यहां पर। यस, ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो यहां पे 6 क्वेश्चंस हैं और सबके सब सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला जो है वो वही है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसको फिर हम लिखेंगे a स्क्वायर हो गया 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया माइनस वाई का होल स्क्वायर, ध्यान रखिए, और c स्क्वायर हो गया z का होल स्क्वायर, प्लस 2xy हो गया 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस y, 2yz हो गया 2 टाइम्स ऑफ माइनस y इंटू z, और 2ca हो गया 2 टाइम्स ऑफ z इंटू 2x। अब ये हो जाएगा इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि उसने आपको बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है विद माइनस साइन। उसने आपको डिफरेंट फॉर्मूले नहीं दिए हैं माइनस साइन के, लेकिन उसने ये इंश्योर कर लिया है कि आप सबके सब फॉर्मूले प्रैक्टिस कर ले विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब यहां पे a है माइनस 2x, b है 3y और c है 2z, तो लिखते हैं इक्वल टू माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। साइन और कोफिशिएंट मैं बार बार कह रहा हूं लेना जरूरी है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x इंटू 3y माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3y इंटू 2z प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2z माइनस 2x, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस 12xy प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12yz माइनस 8zx, और ये आपका सॉल्व हो गया थर्ड क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्या कुछ सिमिलैरिटी है या फिर कोई डिफरेंट टाइप का चैलेंज आता है, मुझे लगता नहीं है। ये है 3a माइनस 7b माइनस c, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन और कुछ नहीं है। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, जहां पर a है 3a, b है माइनस 7b और c है माइनस c, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस c इंटू 3a। दिस मीन्स 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 7 21 दूना 42 42ab माइ प्लस
7 दूनी 14 बी सी माइनस 3 दूनी 6 सी ए, और इस तरह से ये आपका आंसर आ गया है। आपको लग रहा होगा कि मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूं, एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन हुई है वो हिंदी में ही हुई है, और जो टेबल्स हैं वो भी मैंने हिंदी में ही लर्न किए हैं, इसलिए मैं कैलकुलेशंस में कंफर्टेबल ज्यादा हिंदी में ही रहता हूं। वो तो अब मैं क्योंकि सब कुछ काम इंग्लिश में करने लग गया हूं आईटी इंडस्ट्री में रहते हुए, इसलिए मुझे इंग्लिश के नंबर्स मल्टीप्लिकेशन की आदत पड़ गई है, वरना मैं हमेशा से हिंदी में ही बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है -2x। फिफ्थ क्वेश्चन है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। यहां पर a है -2x, b है 5y और c है -3z। तो करते हैं इसको, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2x इंटू 5y, यानी कि ये दोनों, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5y इंटू -3z, यानी कि ये दोनों, प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3z इंटू -2x, विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20xy माइनस 5 से 15 दूनी 30yz प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12zx, और ये आपका आ गया आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का भी। और अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, या लास्ट सब क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जो कि है फोर्थ का 6 क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे, इसमें जो a है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वो है a/4, b है -b/2 और c है 1। तो हम लिखते हैं a/4 का होल स्क्वायर प्लस -b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a/4 इंटू -2b, a/4 इंटू -b/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -b/2 इंटू 1 -b/2 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू a/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 16 प्लस b स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -ab/4। यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -b, और यहां पे 2 2 जा 4, ये हो जाएगा प्लस a/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन के। तो आपको अब तक फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने स्क्वायर के फॉर्मूले कर लिए हैं काफी सारे, शायद एक आध क्वेश्चन और है जिसमें कि स्क्वायर के फॉर्मूले आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहले देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फैक्टराइज 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 24yz माइनस 16xz। क्वेश्चन लिखता हूं मैं फिफ्थ का पार्ट 1, जो है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब आपको मैं इसकी एक बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक बताता हूं। अब आप इस तरह क्वेश्चन देखेंगे जहां पे कि आप देखेंगे एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के कोएफिशिएंट्स जो है वो है नेगेटिव। अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है या वाई का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, जेड का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से कुछ पता लगा ही नहीं सकते। वो कहेंगे भैया हम तो हो गए स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव हमको नहीं पता, हम तो सब पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड सफर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमको नहीं पता हम में से कौन सा पर्टिकुलर कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। तो उसके लिए बहुत ही आसान और इजी टेक्निक ये है, आप देखिए एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड तीनों के कोएफिशिएंट और इन तीनों में जिस पर्टिकुलर वेरिएबल कॉम्बिनेशन का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दोबारा कहता हूं,
एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, इन तीनों में है जिन दो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी एक्स वाई दो वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन का जो कोएफिशिएंट है वो +12 है, यही कल्प्रिट है। इसका मतलब एक्स और वाई ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। हम लिखेंगे इसको -2x का होल स्क्वायर प्लस -3y का होल स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई पॉजिटिव कोएफिशिएंट मैंने दोनों को माइनस करके लिख दिया। अब देखते हैं कि सही आता है नहीं, और जैसे कि हम स्क्वायर में चेक कर रहे थे दो वेरिएबल वाले स्क्वायर में, वैसे ही हम यहां पे चेक करेंगे कि तीनों सही आते हैं नहीं। तो लिखते हैं +2 टाइम्स ऑफ ए बी क्या होगा, -x -3y, -2x -3y। बी सी क्या होगा, +2 टाइम्स ऑफ -3y इंटू 4z, और -ca क्या, और +2ca क्या होगा, +2c है 4z और a है -2x। अब आप इसको एक्सपेंड करके देखो कि यही बनता है या नहीं। करना नहीं है यहां पे, सिर्फ देखना है हमको। अब देखो 2 इंटू -2x इंटू -3y हो जाता है 12xy, करेक्ट। 2 इंटू -3y इंटू 4z हो जाता है -24yz, करेक्ट। 2 इंटू 4z इंटू -2x हो जाता है -16zx, करेक्ट। यानी कि जो मेरी थ्योरी थी वो बिल्कुल सही है कि जिन दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट एक्स वाई के का कोएफिशिएंट +12 पॉजिटिव हो, वो दोनों के दोनों वेरिएबल ही नेगेटिव आपको मान लेने हैं। तो यानी कि अब मैं इसको इजीली लिख सकता हूं -2x -3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। भाई जी आपको मैं एक और चीज बताता हूं, एक ये तरीका हो गया, करेक्ट। अगर इसमें से मैं -1 कॉमन निकाल लूं, ओके, मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपका आंसर ये भी आ सकता है, ओके। इसमें से मैंने -1 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ओके। अब इसको मैं करता हूं ब्रेक, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, करेक्ट। मैंने सेपरेट कर लिया, -1 अलग निकाल लिया, 2x प्लस 3y माइनस 4z अलग निकाल लिया। अब -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो गया 1। बचा क्या मेरे पास, इसको मैं यहां लिखता हूं जिससे कि आपको ये क्लियरली दिखाई दे, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये पर्टिकुलर टर्म और ये पर्टिकुलर टर्म दोनों की दोनों सेम है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि अगर मान लीजिए आपके पास आंसर ये आए या आंसर ये आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होगा। अगर आपके किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कह रहा हूं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर अगर आपके नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके या तो दो कोएफिशिएंट नेगेटिव हैं या एक कोएफिशिएंट नेगेटिव है। लेकिन दो कोएफिशिएंट नेगेटिव है या एक कोएफिशिएंट नेगेटिव है कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए दोनों के दोनों करेक्ट है जिस तरह से मैंने आपको समझाया। तो इसको अगर आप लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, वो भी करेक्ट है, और अगर इसको लिखेंगे -2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, वो भी करेक्ट है। दोनों के दोनों केसेस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो मैंने आपको लॉजिक बताया है उसी लॉजिक से आप सॉल्व कीजिए, उसी लॉजिक से सॉल्व करके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कोई और लॉजिक लगाएंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन होगा। कोई ना कोई लॉजिक तो लगाना ही है, मैंने ये लॉजिक लगा दिया इसके अंदर जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए वाला। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, जो कि है अगेन फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xy, ओके। अब मैंने आपको जो तरीका बताया था हम उसी को फॉलो करते हैं, दूसरे तरीके पे नहीं जा रहे हैं। सॉरी, ये yxz नहीं है, 8xz है, ओके।
अब हम दूसरे तरीके पे नहीं जा रहे हैं, हम इस तरीके पे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर वेरिएबल कॉम्बिनेशन का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है वो दोनों के दोनों नेगेटिव है, यानी कि वाई और जेड नेगेटिव है। तो उसके लिए पहले हम करते हैं 2x² का अंडर रूट जो आएगा अंडर रूट 2x, ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्योंकि वाई जेड नहीं है। अब y का कोएफिशिएंट हमको लेना है नेगेटिव, तो लिखेंगे -y का होल स्क्वायर, और z का कोएफिशिएंट भी लेना है नेगेटिव, तो हम इसको अंडर रूट करेंगे पहले, और इसका हो जाएगा अंडर रूट करके जाएगा 2√2z और इसका होल स्क्वायर। अब हमको मिल गया a अंडर रूट 2, b मिल गया -y और c मिल गया -2 अंडर रूट 2z। अब हम इनके कॉम्बिनेशन से देखेंगे कि a b 2a 2b c और 2ca आ रहे हैं, नहीं अगर आ जाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो देखते हैं कि 2ab क्या होगा, अंडर रूट 2x इंटू -y, प्लस 2bc क्या होगा 2 इंटू -y इंटू -2 अंडर रूट 2z, और 2ca क्या होगा 2 इंटू -2 अंडर रूट 2z इंटू अंडर रूट 2x, और इसको हम निकालते हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा 2√2xy नेगेटिव, करेक्ट। ये हो जाएगा 4√2yz पॉजिटिव, करेक्ट। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8xz नेगेटिव, करेक्ट। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 2x -y -2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर, जिसको कि आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z। अगर आपका ये भी आंसर आता है तो वो सेम ही है। आप ये देखिए कि इन दोनों आंसर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो नेगेटिव साइन यहां पे कोएफिशिएंट्स के थे वो नेगेटिव साइन रिवर्स होकर यहां पॉजिटिव हो गए हैं, और जो यहां पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स थे वो यहां पे नेगेटिव कोएफिशिएंट्स हो गए हैं, वरना आंसर आपका सेम ही है। आपके दोनों में से कोई भी आंसर आए आपका आंसर करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमने 5th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन की तरफ जो आ रहा है हमारे लिए क्यूब लेकर के। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म 2x + 1 होल क्यूब। 6th का फर्स्ट सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कुछ इसमें है नहीं। फॉर्मूला आपको आता है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता है a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने को कह रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट ओपन करके 3a² b और 3ab² कर दिया है। ये फॉर्मूला मैं यहां पे दोबारा लिखूंगा, और ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2x इंटू 1 का स्क्वायर। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं 1 क्यों लिख रहा हूं, 1 क्यूब 1 स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, तो उसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस स्टेप के अंदर ये दिखा रहे हैं कि मुझे फॉर्मूला पता है, अब मैं इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूं, और उसको जब मैं ओपन करता हूं या फिर अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को फॉर्मूले में रखता हूं तो एग्जैक्टली इस तरह से वो एक्सपेंड हो रहा है। और ये आपको 1 0 कोई भी नंबर हो लिखना जरूरी है, वरना आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए मैथ्स के अंदर आंसर के मार्क्स तो होते ही हैं, लेकिन स्टेप के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं इसको ओपन करूंगा 8x³ प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x, ये मेरा हो गया एक्सपेंड करके आंसर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a - 3b होल क्यूब, 2a - 3b होल क्यूब, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab²। इसको याद रखने का फॉर्मूला ये है कि सारे के सारे साइन नेगेटिव है। एक्चुअली ये साइन भी नेगेटिव ही था, लेकिन क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन किया इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, वरना सारे इसके साइन नेगेटिव होते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 2a का होल क्यूब प्लस -3b का होल क्यूब
माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b स्क्वायर। वैसे आपको बता दूं, अगर आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद है और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं इजीली। बस आपको ये करना है कि यहां पे माइनस की जगह आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, लेकिन जो भी आपके कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप साइन के साथ लीजिए। यहां पे हम साइन के साथ नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर साइन के साथ लेंगे तो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी काम यहां पे कर जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 4×3 = 36 a स्क्वायर b प्लस 3×2 = 12 a b स्क्वायर। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं सिक्स के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपको मैं ना लास्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि मैं जो कि x माइनस 2/3y है उसके अंदर अगर हम a प्लस बी का ही होल क्यूब का फॉर्मूला रखें तो कैसे आता है वो, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, डाउट में कुछ नहीं रहेगा। और मेरा फोकस आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ही है मेजरली, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी कि a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से यूज भी किया सकते हैं इंटरचेंजेबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। आपको ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगाना है a प्लस बी होल क्यूब का, और इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 3/2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3/2x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर, which is equal to 27/4x cube plus 1 plus 27/4x square plus 9/2x। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और जैसे कि मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से, जबकि आंसर आपको लिखना है a माइनस, जबकि क्वेश्चन जो है वो बेसिकली है a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले के फॉर्म में। देखिए इसको मैं लिखूंगा a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले की से। लेकिन ओके, फोर्थ क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है x माइनस 2/3y, जो कि सॉल्व होना चाहिए a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से। लेकिन मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि इसको मैं a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकता हूं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए कि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला और a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। ओके, तो क्वेश्चन है x माइनस 2/3y। फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 2/3y। भाई आपको बता दूं ये चीज कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है, क्योंकि उसने कहा है यूज विद द एक्सपेंडेड। ओके, अगर ये कहता है यूज द सुइटेबल आइडेंटिटी, तो यहां पे आपको x माइनस 2/3y होल क्यूब को a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में ही सॉल्व करना है। ओके, तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि इसको a प्लस बी से कैसे करते हैं। तो इसमें a प्लस बी जब मैं कर रहा हूं तो साइन लेना इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां पे यही फॉर्मूला लगा देता हूं, लेकिन बस साइन लेना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा x का होल क्यूब प्लस माइनस 2/3y का होल क्यूब, मैंने प्लस ही लगाया देखिए, प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर इंटू माइनस 2/3y प्लस 3 टाइम्स ऑफ x इंटू माइनस 2/3y स्क्वायर। ओके, अब इसको करते हैं x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब। अब ये है माइनस 2/3y, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा माइनस 8/27y क्यूब। अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया है, करेक्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट है 3x स्क्वायर, इस 3 से 3 कैंसिल, माइनस 2 है तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर y, माइनस 2x स्क्वायर y। अब नेक्स्ट देखिए माइनस 3a स्क्वायर भी, साइन आ गया माइनस। और लास्ट है मेरे पास 3x, 3 से 3 कट, यहां पे एक बचा, एक 3 क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा प्लस 4, तो 4/3xy स्क्वायर। और देखिए यहां पर प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि ये पॉजिटिव साइन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाने पर भी कोई ऐसा क्वेश्चन में कि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगना चाहिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, प्रोवाइडेड आप साइंस भी उसके अंदर लगाएं।
यही चीज हमने यूज की थी a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब के फॉर्मूले में, और यही चीज मैं आपको यहां पे शो करके दिखाना चाह रहा था। लेकिन होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे हमने कैसे सॉल्व किए। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल आपको आइडेंटिटी लगानी थी, आंसर निकालना था और कैलकुलेट करना था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट यह है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस के साथ या फिर इन क्वेश्चन से को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तब तक ये पर्टिकुलर चैप्टर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज याद कीजिए फॉर्मूला। आई वांट टू एंश्योर कि जो हम नेक्स्ट वीक 7th क्वेश्चन से प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो, आते हो। हेलो 9th ग्रेडर्स, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट कंक्लूडिंग सेशन पर, जो कि है पोलिनोमियल्स का। हमने पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, और अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम करेंगे लास्ट क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज 2.4 के। हम ऑलरेडी 1 to 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि 8th क्वेश्चन क्या है, और 8th क्वेश्चन में वो हमको कौन सा क्वेश्चन करने को कह रहा है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करने को कह रहा है। तो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हो सकता है। तो आइए देखते हैं 8th का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। और मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब, तो x प्लस वाई होल क्यूब में 2a हो गया x और b हो गया y। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो हमको चेक करना है क्या ये 3x स्क्वायर वाई है और ये 3x वाई स्क्वायर है। तो देखते हैं 3x स्क्वायर वाई इन दो के अकॉर्डिंगली होता है 3x एंड y x स्क्वायर, और 3x y स्क्वायर। अब देखते हैं क्या ये यही टर्म आती है। जी हां, 4 3 12 a स्क्वायर बी करेक्ट, 3 2 6 a b स्क्वायर करेक्ट। यानी कि ये फॉर्मूला हो गया है 2a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y। तो हम ये लिखेंगे सिंस x प्लस y होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 2a प्लस b होल क्यूब। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि अब हमको फॉर्मूले याद हो चुके हैं सारे के सारे। हमको अब बस ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी आती है तो हम उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब। हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। और मुझे यह भी दिख रहा है कि यह फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का, तो इसको मैं लिखूंगा इक्वल टू 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। और यहां लिख सकता हूं देयरफॉर a 2a स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y, बिकॉज a माइनस b, एक ही नहीं लिखता, मैं लिखता हूं उसको x y, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे वेरिएबल a b है, तो उसको लिख लेता हूं x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2a, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, मैं गलती से स्क्वायर लिख दिया यहां पर, तो ये है 2a प्लस b का। तो इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। a क्यूब
माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है इसके अंदर मुझको। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है क्योंकि बड़े नंबर है उसके अंदर। तो थर्ड क्वेश्चन है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ये आपको ना कुछ 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब आपको पता होने चाहिए। सिमिलर वे में 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता है ना तो आप क्वेश्चन में आराम से देख लोगे कि क्या हो रहा है। जैसे कि मैं देख सकता हूं 27 जो है वो है 3 का क्यूब, 125 जो है वो है 5 का क्यूब, तो 5a का क्यूब हो गया। तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 5a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब मैं यहां पे देख सकता हूं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5a, और फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये हो जाता है 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और इससे मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, फोर्थ क्वेश्चन, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 64 जो है वो 4 का क्यूब है, तो 4a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4a इंटू 3b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4a एंड y इज इक्वल टू 3a। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, और इसके हिसाब से 4a, सॉरी 3b लिखना था इसको, माइनस 3b का होल क्यूब। ये मेरा हो गया इसका आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमको देखना है कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। थोड़ा सा हो सकता है कि ये आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ फ्रैक्शन में दे रखा है, बाकी इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 3p का होल क्यूब, 216 6 का क्यूब है तो ये जाएगा 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये सिंपल चीज यही आ रही है, तो यहां लिखेंगे फिर से वही फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ p एंड b इज इक्वल टू 1/6। तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो इस तरह से मैंने पांचों के पांचों क्वेश्चन जिसमें कि मुझे क्यूब का फॉर्मूला यूज करना था वो मैंने सबके सब फैक्टराइज कर लिए हैं। आपको अगर ये फॉर्मूला और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता है तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको जरा सी भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको कुछ वो वेरीफाई करने को कह रहा है। आइए देखते हैं क्या वेरीफाई करना है हमको। तो
तो क्वेश्चन है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन उसने दिए हैं आपको करने के लिए, ये बेसिकली क्वेश्चन से पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेसिस पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह यूज करना है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखेंगे 10th क्वेश्चन बेसिकली वो कह रहा है सी क्वेश्चन नंबर 9, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन नंबर 9 के बेसिस पर करना है। उसने भले ही आपको आपकी बुक के अंदर ये फॉर्मूले याद करने को, लर्न करने को ना कहे हो, लेकिन आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो आप अपने फॉर्मूले में ये 2 फॉर्मूले और ऐड कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि ये कह रहा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो उसके लिए पहले इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये प्लस है, प्लस एक्स वाई को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, नीचे वाला प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कट, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कट, तो ये बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और यही बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसका जो छोटा भाई है वो है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वो भी हम अभी यही प्रूव कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास सेकंड वाला 9th का 2x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल वही चीज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब, नॉट प्लस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब। अब देखिए ये दोनों कट हो गए, ये दोनों भी कट हो गए, तो आंसर बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे या फिर इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 कह रहा है 27y क्यूब माइनस प्लस 125 z क्यूब, और आप देख सकते हैं यहां पर इसको लिख सकता हूं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, एंड बिकॉज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ये फैक्टर्स है, तो अगर आपको वो कहता है फैक्टराइज, तो यानी कि आपको इसकी तरह करना होगा। अब देखिए फैक्टर्स है, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड करेगा, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड करेगा, तो ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर्स है। तो ये हमने लिखा, और इसके बाद लिखेंगे a इज इक्वल टू 3y कॉमा b इज इक्वल टू 5z। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा 15yz प्लस 5z का स्क्वायर हो जाएगा 25z स्क्वायर। और ये आपका आंसर आ गया है, जो कि 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब के ये 2 फैक्टर्स हैं, और इस तरह से आपने फैक्टराइज इनको कर लिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, उसमें सिर्फ उसने आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए कहा है, वरना मेथोडोलॉजी बिल्कुल सेम ही होने वाली है। तो ये क्वेश्चन है 10th का पार्ट 2 और ये क्वेश्चन है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब 64 जो है वो 4 का क्यूब है, तो लिख दूंगा 4 m क्यूब, और 343 7 का क्यूब है, तो उसको लिख दूंगा 7n होल क्यूब नॉट स्क्वायर। और फिर दोबारा लिखता हूं बिकॉज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m एंड b इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n। तो ये हो जाएगा 4m प्लस 7n एक फैक्टर, और 4m का स्क्वायर यानी कि 16m का स्क्वायर प्लस ab यानी कि 728mn प्लस b स्क्वायर विच इज 7n का स्क्वायर यानी कि 49n स्क्वायर। और ये इसके दोनों के दोनों फैक्टर हो गए 4m प्लस 7n और 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ध्यान रखना है कि ये हमारे हैं फैक्टर्स। 7th क्वेश्चन में जो फॉर्मूला उसने यूज किया है वो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। लिख देता हूं यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फॉर्मूला इसने यहां पे यूज किया और इसमें भी ये कह रहा है फैक्टराइज। तो ध्यान रखना है फैक्टराइज मतलब ये इसका एक फैक्टर है और ये इसका एक फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन बनता है 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xy z। तो इसके अंदर हो जाएगा 3x का होल क्यूब जो कि आपका हो गया a प्लस y का क्यूब जो हो गया b प्लस z का क्यूब जो हो गया c। और अब देखिए क्या ये 3x abc बन रहा है, देखते हैं। तो ये होता है 3 टाइम्स ऑफ 3x y एंड z जो कि बनता है 9xyz और 9abc 9xyz। वही क्वेश्चन आपको यहां पे दे रखा है, तो इसको हम लिख देंगे बिकॉज ये फॉर्मूला यहां पर, तो यहां पर हो गया a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू y एंड c इज इक्वल टू z। सो दिस बिकम्स 3x प्लस y प्लस z ब्रैकेट एंड 9x स्क्वायर जो कि 3x का होल स्क्वायर हुआ प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ab यानी कि 3x इंटू y दैट मीन्स 3xy माइनस bc यानी कि माइनस yz माइनस ca दैट मीन्स z इंटू 3x तो माइनस 3xz। तो ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। एक फैक्टर हुआ 3x है माय मिस्टेक 3x प्लस y प्लस z और दूसरा हो गया 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 5z माइनस 3xz। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये y नहीं है x से मेरा टाइप हो गया है। तो इस तरह से मैंने 11th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th जिसमें कि हमको सेम फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला इरेज नहीं कर रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं ऐसे का ऐसे रख रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला यहां पे भी यूज होगा। तो यही फॉर्मूला लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे लेता हूं क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा है। ओके, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। पहले हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
अब अगर इस पर्टिकुलर टर्म को आप इससे कंपेयर करें तो x प्लस वाई प्लस जेड तो सेम है, यहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। जो डिफरेंस आ रहा है वो इस टर्म में आ रहा है और ये 1/2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर पहले तो मैं इस टर्म को ओपन करता हूं, ठीक है, मैं यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड छोड़ देता हूं ऐसे, क्योंकि ये तो सेम ही है। मैं इसको ओपन करता हूं तो ये लिख जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहां लिखता हूं बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और ये 1/2 भी लेता हूं मैं साथ में, क्योंकि 1/2 भी नहीं हुआ है। और यहां पे मैं बीच में लाइन खींच देता हूं जिससे पता चल जाए आपको कि लेफ्ट वाला पोर्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड है और राइट वाला पोर्शन राइट हैंड साइड है। तो हो जाएगा 1/2, इसको ओपन करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। देखो आपको घबराना नहीं है लंबा टर्म क्वेश्चन देख करके कि अरे बाप रे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्या करना है, कैसे करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, आप बस करते जाओ। अब देखो ये फिर आएगा 1/2। अब यहां पे आप देखो एक्स स्क्वायर एक यहां पर है, एक एक्स स्क्वायर यहां पर है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक यहां पर है, एक वाई स्क्वायर जो है वो यहां पर है, तो मैं लिख दूंगा प्लस 2y स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर यहां पर है, एक जेड स्क्वायर यहां पर है, तो लिख दूंगा प्लस 2z स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म तो निकाल ली। अब बचता है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ओके। अब इन सब में 2 है तो मैं 2 निकाल सकता हूं कॉमन, तो ये हो जाएगा 2/2, यहां से 1/2 नीचे निकाला और यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। अब इस 2 से मैं कर देता हूं 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। और देखो ये चीज और ये चीज सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम है। x प्लस वाई प्लस जेड तो हम पहले प्रूव कर चुके थे, 1/2 में हमने 2 कॉमन निकाला तो वो कैंसिल हो गया, बचा वही जो कि यहां पर है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों इक्वल है। और होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि भले क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, बड़ा हो, देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको 1 बाय 1 करना स्टार्ट करेंगे तो आराम से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन जो कि एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले पर है। फिर से, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं इसको ना सॉल्व नहीं करता, आपको ओरली करके दिखाता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहां पे a क्या है, a इज इक्वल टू एक्स, b क्या है, b इज इक्वल टू वाई, और c इज इक्वल टू जेड, ओके। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी 0 रखता हूं तो यानी कि ये टर्म हो जाएगी 0, और अगर मैं किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। होप समझ में आ गया होगा 0 कैसे आ गया, ये a प्लस बी प्लस सी 0 है, मल्टीप्लाई करो पूरा पूरा राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब मैं xyz को इधर ले जाता हूं तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, और यही मुझे वहां पर प्रूव करना था, तो मैंने इजिली ये प्रूव कर दिया यहां पर, ओके। तो आपका 13 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान निकला, ये फुस से निकला, फुस पटाखा निकला, आराम से सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या है, जिसमें कि वो हमसे कुछ चैलेंज ले रहा है, चैलेंज दे रहा है हमको वो। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो 14th का फर्स्ट क्वेश्चन है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब मैं दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं, मैंने मिटा दिया। जैसे कि आप जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब यहां पे a क्या है? a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 5। ओके, अब आप निकालिए a प्लस बी प्लस सी क्या है? -12 प्लस 7 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली टर्म जो है हो गई 0, ये टर्म 0 हो गई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी जब मल्टीप्लाई करेगा ये भी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर 3abc इधर चला गया तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, और मैं इसको यहां लिख देता हूं इस सर्कल में। 3abc होगा 3 माइनस 12 जो कि a है 7 इंटू 5, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1260। तो ये आंसर इसका आ गया -1260। तो होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर, और नॉर्मली अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको देखना ये आपको ना क्यूब जब ऐड करोगे सारे के सारे टर्म्स जो भी क्यूब के अंदर हैं तो आंसर आपका 0 ही आएगा। ये क्वेश्चन दिया ही इस पर्पस से है कि आप राइट हैंड साइड को पूरा का पूरा 0 कर दो और इसका आंसर 3abc हो जाए। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, एक्चुअली टर्म ध्यान रखनी है आपको। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा नहीं आपको, अब मैं ये आइडेंटिटी की तरह यूज करूंगा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14th का सेकंड, जो है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। आप चेक करो a प्लस बी प्लस सी क्या है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 28 -15 -13 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो if हम लिख सकते हैं therefore if a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ओके, सो यहां पे लिखेंगे a is equal to 28, b is equal to -15 and c is equal to -13। 3 times of 28 into -15 into -13 is equal to 16380। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा आपका 16380। तो इस तरह से हमने 14th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब बचे हमारे पास लास्ट के बस 2 क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करेंगे क्विकली, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री भी यूज करनी पड़ सकती है। आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री की मेरे ख्याल से है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम वो फॉर्मूले दोबारा से रिवाइज कर लेंगे जो कि ज्योमेट्री में यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो 15th क्वेश्चन है, इसके 2 क्वेश्चन है, पार्ट 1 और पार्ट 2। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर दिस। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? अगर उसकी लेंथ है l और ब्रेथ है b तो l इंटू बी इज इक्वल टू a। ओके, अब ये कह रहा है कि एरिया यहां पर है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ओके, और हमको यहां पे निकालनी है लेंथ और ब्रेथ। तो यानी कि अगर हम इसको कुछ ऐसा निकाल लें x माइनस a x माइनस b फॉर्म में, तो ये हो जाएगी उसकी लेंथ, ये हो जाएगी उसकी ब्रेथ, और हमारे पास आंसर आ जाएगा आराम से। तो हम निकालते हैं 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ये कैसे निकलेगा? ओके, अब आप देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या आपको कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं? कोई फॉर्मूला लगता हो दिख नहीं रहा है, तो मैं देखता हूं कि क्या ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। एक्चुअली ये बन रहा है, लेकिन आपको ना बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो आप देखो इसके अंदर a जो है वो है 5a,
और b जो है वो है 2√3। तो अगर मैं 35a देखूं जो कि -2ab होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5a इंटू 2√3, यानी कि हो जाएगा 20√3a। अब ये एक्चुअली में ये टर्म नहीं है, 35 नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना 3 के √3 की वैल्यू 1.73 रख करके, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 34.6a, जो 35 के क्लोज है, पर फिर भी 35 एग्जैक्टली 35 आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आप इसमें ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं रख पाओगे, इसीलिए हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैं लिखूंगा 25 इंटू 12 का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 25 इंटू 12 का मल्टीप्लीकेशन। 25 इंटू 12 यानी कि 300 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने में -35 आ जाए, और मैं देखता हूं कि ये होंगे -15 और -20। अगर -15 और -20 करता हूं तो आंसर आ जाता है 300 मल्टीप्लाई करने पर, और अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर आता है -35, यानी कि वो चीज मेरी बिल्कुल सॉल्व हो रही है। तो मैं इसको ही सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा, और आंसर होगा इस तरह से, इक्वल टू 25a स्क्वायर -20a -15a प्लस 12। 5 कॉमन निकालूंगा, सॉरी 5a कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा 5a - 4, और इसमें से मैं 3 कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा 5a - 4। 5a - 4 कॉमन निकाला मैंने तो बच गया मेरे पास 5a - 4 कॉमन 5a - 3, यानी कि मेरी लेंथ जो है वो है 5a - 3 और ब्रेथ है 5a मेरी लेंथ जो है वो है 5a - 4 और मेरी ब्रेथ जो है वो है 5a - 3। अब ये हो सकता है ये ब्रेथ हो ये लेंथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इतना है, तो उसके दो फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। अब इनमें से कोई भी आप लेंथ और कोई भी ब्रेथ मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही है, हमको वो क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है कि अब हो जाता है एरिया 35y स्क्वायर प्लस 13y - 12। सेम प्रॉब्लम। अब इसके अंदर तो a - b का फॉर्मूला किसी हाल में नहीं लग सकता, क्योंकि ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर बन सकता है, तो ये तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ही नहीं। तो मैं देखता हूं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं 35 इंटू 12 के जिनका की एडिशन करने पर आंसर आए 13। अब ध्यान रखना यहां पे आंसर है -12, यानी कि आपको ऐसी टर्म मिलेगी जिसमें एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तभी जाकर के वो +13 आएगा। अब मैं देखता हूं 7, 5, 2, 2, 3 इसके फैक्टर्स हैं, तो ऐसे दो कौन से नंबर बन सकते हैं इसके थ्रू जिनका की सब्ट्रैक्शन आए 13 और प्रोडक्ट आए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 35 एंड 12। तो ये नंबर मेरे हिसाब से बनते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 28, और दूसरा नंबर बनेगा 5 इंटू 3 यानी कि 15। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 15, जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर आएगा 35 इंटू 12 का मल्टीप्लीकेशन, और आंसर इनको ऐड करने पे आएगा 13y, यानी कि ये मेरा सॉल्व कर देगा जो मेरी प्रॉब्लम इन हैंड है। तो हम इसके फैक्टर्स लेंगे 25y माइनस 13y, तो ये हो जाएगा 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। यहां पे हम 7y कॉमन निकाल लेंगे और ये बच जाएगा 5y प्लस 4, और यहां पे हम निकालेंगे कॉमन 3, तो ये बच जाएगा 5y प्लस 4, और यहां पे हमने 5y प्लस 4 जैसे ही कॉमन निकाला बच गया हमारे पास 7y माइनस 3। अब ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए, जिसके आने के चांसेस अच्छे हैं क्योंकि ये एक थोड़ा लॉजिकल सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम बाद आप ज्योमेट्री पढ़ ही लेंगे। एक्चुअली लेंथ रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट जो है एरिया होता है। तो ये कोई ऐसा बहुत मुश्किल ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होगा, और इसीलिए आपने ये क्वेश्चन देखा है इस चैप्टर में ज्योमेट्री पढ़ने से पहले। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर का और एक्सरसाइज का, जो कि है
क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड आपको पता होगी फिगर ऐसी होती है जिसकी की लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं होती है, पर वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है इसकी हाइट, और इसका वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H। तो इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 12x, इसके हमको निकालने हैं फैक्टर्स। और कैसे निकालेंगे हम फैक्टर्स? क्वेश्चन नंबर 16 का 1, 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब पहले तो मुझे दिख रहा है इसमें x कॉमन है, तो मैं x कॉमन निकाल लेता हूं। तो जगह x बचेगा 3x माइनस 12। अब इसमें मुझे दिख रहा है 3 भी कॉमन है, तो मैं निकाल लेता हूं 3x x माइनस 4। अब मैं इसका और कुछ नहीं कर सकता, कोई कॉमन नहीं निकाल सकता, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू x माइनस 4। तो इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड के जिसके की डायमेंशंस है 3x स्क्वायर माइनस 12x, उसकी लेंथ है 3, विड्थ है x और हाइट है x माइनस 4। अब अगेन आप ये दिखा सकते हैं कि ये लेंथ नहीं है, विड्थ है, ये हाइट है और वो लेंथ है, इट्स ओके, वो मैटर नहीं करता है। आपने 3 डायमेंशन निकाल लिए उसके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 डायमेंशन कैसे निकालने हैं उसके। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो भी सिंपल सही है। उसके अंदर भी हमको क्यूबॉइड का एक वॉल्यूम दे रखा है। सॉरी, अगर मैंने एरिया बोल दिया हो तो माय मिस्टेक, मैं वॉल्यूम में बोलना चाह रहा था। वॉल्यूम दे दिया है और इस वॉल्यूम से हमको निकालने हैं उसके फैक्टर्स, यानी कि 3 साइड्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 टाइम्स ऑफ ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो फर्स्ट चीज हमारी सिंपली दिखाई दे रही है, k कॉमन है तो k निकाल लो। 12y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 20। अब मैं देखता हूं कि क्या इसके अंदर किसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लग सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बन रहा है a स्क्वायर, ये बन सकता था 2ab, लेकिन ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो यानी कि ये भी नहीं बन रहा है। तो इसलिए यहां पे मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होगी और मैं देखूंगा कि ये है 12 इंटू माइनस 20। तो ऐसा क्या है जिससे कि मेरे पास 8y आ जाए, और साफ साफ दिख रहा है प्लस 20 इंटू माइनस 12। वो उसका आंसर हो जाएगा k 12y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 12y माइनस 20। सिंपल, 12 इंटू माइनस 20 को मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा ऑब्वियसली, और माइनस और प्लस 20 इंटू माइनस 12 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 8y आ जाएगा। तो ये हो गया x। अब यहां से मैं निकाल लूंगा 4y कॉमन और ये बच जाएगा 3y प्लस 5, और यहां से मैं निकाल लूंगा माइनस 4 कॉमन, तो ये बच जाएगा 3y प्लस 5। अब अगर मैं 3y प्लस 5 कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा k इंटू 3y प्लस 5 इंटू 4y माइनस 4। तो इसका मतलब मेरे जो डिमेंशंस हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। क्या मल्टीपल हो सकते हैं? अगर मैं ये 4 भी कॉमन निकाल लूं इसमें से, तो ये हो जाएगा 4k 3y प्लस 5 y माइनस 1। तो यानी कि मेरे डायमेंशंस हो गए 4k 3y प्लस 5 y माइनस 1। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, मेरा डायमेंशन है k 3y प्लस 5 4y माइनस 4। तो बेसिकली मेरे को 3 फैक्टर्स मिल गए हैं, एक्चुअली मुझे 4 फैक्टर्स मिल गए हैं। 4 इसका एक फैक्टर है, k इसका एक फैक्टर है, 3y प्लस 5 इसका एक फैक्टर है और y माइनस 1 भी इसका एक फैक्टर है। अब मैंने यहां पे मान लिया 4k एक साइड है, 3y प्लस 5 एक साइड है और y माइनस 1 इसकी लास्ट साइड है। तो इस तरह से मैंने क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी निकाल लिया है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। कांग्रेचुलेशंस। तो हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं आपके इस पर्टिकुलर मैथ्स सेशन के, जो है क्लास 9th का। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चैप्टर खत्म हो गया, गुड, हैप्पी भी होंगे आप कि चलो एक चैप्टर और खत्म हुआ, लेकिन ये चैप्टर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, आप सारे के सारे फॉर्मूले याद नहीं कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है कि आप सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करें, और फॉर्मूले लर्न करके ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अब तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले आपने याद नहीं किए हैं तो कुछ नहीं होगा, आप देखते रह जाएंगे क्वेश्चन, मैं सॉल्व करता रह जाऊंगा, आपके टीचर सॉल्व करते रह जाएंगे स्कूल में, आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ गया आ गया आ गया, लेकिन जब एग्जाम में आप लिखने जाओगे तो फॉर्मूले याद नहीं आएंगे तो लिखोगे क्या। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है कि आप इन फॉर्मूलों को याद कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, और इनकी आप अपनी
कुछ कार्ड्स बना सकते हैं या फिर कुछ शीट पे लिख सकते हैं, अपने घर में बोर्ड पे लिख सकते हैं, अपने डोर पे एक पेपर लगा के चिपका सकते हैं, जिससे कि आते जाते आप डेली वो फॉर्मूले देखें और रिवाइज करें। एलजेब्रा इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, और ये बेसिक्स हैं। अगर ये बेसिक आपके नहीं है क्लियर तो आप ये चीज कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हमेशा डरते रहेंगे इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम किक ऑफ करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके लिए नया टॉपिक है लेकिन बहुत ही ईजी है। 9th क्लास में बहुत ही बेसिक समझाया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 10th क्लास में जाके वो एक्सपेंड होता है। लेकिन नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है एक्स वाई, क्या है कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स, और ये सब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।